बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मनोविज्ञान के बहुत 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 इंपॉर्टेंट बहुत सारे प्रश्नों के बारे में। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। न्यू मॉडल पेपर 2022 के अकॉर्डिंग बात करने वाला हूं। लिखित और ऑब्जेक्टिव चाहे जैसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, आप उन सभी में अगर ये कंटेंट अगर आप लोगों ने इस वीडियो में दी गई जानकारी को अगर आप लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अर्थात अपने आप में ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया, मेरे प्यारे दोस्तों, यही सात्वीकरण आगे चल करके आपकी परीक्षा में मदद करने वाला है। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि आप लोगों के लिए इसी प्रकार से मजेदार कंटेंट और एक प्रकार से इंफॉर्मेटिव कंटेंट देने का प्रयास करूं। और ऐसा कंटेंट जो कि एक प्रकार से अपने आप में क्या हो, अव्वल हो। अव्वल कहने का मतलब यहां पर यह है कि नंबर 1 हो। शुक्ला एचडी पॉइंट लगातार आपकी परीक्षा की दृष्टि से नंबर 1 आता रहा है, तो इसी प्रकार से आप जो है शुक्ला एचडी पॉइंट को नंबर 1 बनाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को नंबर 1 अर्थात अव्वल कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। और साइकोलॉजी का यह एक प्रकार से यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हालांकि इस वीडियो के अंतर्गत हम ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि लिखित वाला मॉडल पेपर वो भी देखना ना भूले। लिखित वाला मॉडल पेपर आपके चैनल पर शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल पर ऑलरेडी लाइव क्लास हुई थी। उसमें जो है आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। तो उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखिएगा, उसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को रखा है और लगभग 100 से अधिक मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग यहां पर आप देखेंगे 120 प्लस प्रश्नों को हमने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। लेकिन आपके यहां पर स्क्रीन पे लिखा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के अर्थात जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसके बारे में यहां पर बताने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल जो है टेंशन नहीं लेनी है। बस आप लोगों को चैनल से जुड़े रहना है। विश्वास मान करके चलिए कि शुक्ला एचडी पॉइंट विगत 3 वर्षों से लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है और लगातार आपको अच्छे कंटेंट हेल्पफुल कंटेंट देने का प्रयास करता है। तो आप लोगों के साथ मेरे प्यारे दोस्तों बात करें तो 2 लाख लगभग 9,000 सब्सक्राइबर मतलब कि जो परिवार है हमारे, उन सभी लोगों का एक प्रकार से साथ है, संघर्ष है हम लोगों का। और इसी प्रकार से आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं और अगला परिवार आप मेरे हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। आपके सामने श्रृंखला प्रस्तुत हो रही है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न को आसानी से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और बड़े ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का नाम क्या है, प्रश्न क्या है? प्रश्न देखें, मनोविज्ञान में पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनोविज्ञान में पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है विलियम जेम्स के द्वारा, ऑप्शन बी है विलियम बुंट के द्वारा, ऑप्शन सी है विलियम मैकडूगल के द्वारा और ऑप्शन डी है आपका सर फ्रांसिस गाल्ट के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम बुंट के द्वारा मनोविज्ञान में पहली प्रयोगशाला की स्थापना की जाती है मेरे भाई। किसके द्वारा? विलियम बुंट के द्वारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा बड़े बड़े अक्षरों में, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, निम्नलिखित में से अर्थात निम्नलिखित कहने का मतलब यह है कि 4 ऑप्शन जो दिए हैं यही निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक है? किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए है समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है परामर्श मनोविज्ञान के क्षेत्र में, या ऑप्शन डी है नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में, या ऑप्शन डी है आपका शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक है भाई? किस क्षेत्र में है? तो नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक जो है अभी तक आकी गई है। ऑप्शन इसका सा करेक्ट है, अर्थात सी नंबर आंसर इज राइट आंसर, नैदानिक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न आपका वेट कर रहा है और आपके ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाला प्रश्न क्या है भाई? मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो का। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? ऑप्शन ए है अध्यात्म शास्त्र से, ऑप्शन बी है जीव शास्त्र से, ऑप्शन सी है मानव शास्त्र से और ऑप्शन डी है आपका दर्शन शास्त्र से। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास करें। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है किस शास्त्र से हुई भाई? दर्शन शास्त्र से। जी हाँ, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई है? दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र क्या होता है? दर्शन माने होता है विचार।
शास्त्र माने होता है जो है जिसमें हम दर्शन अर्थात विचारों का अध्ययन करते हैं। विचार कौन से? जो कि विद्वानों के द्वारा दिए गए। विद्वान कब बनता है व्यक्ति? जब वो शिक्षा से उसके अंदर होती है। और शिक्षा कब आती है? जब उसके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे शिक्षा, मनोविज्ञान, ये सब जो है एक दूसरे के साथ अन्योन्य आश्रिता का संबंध प्रकट करते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र से, समाज शास्त्र से, इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से आपके जो है ब्राह्मणों अस्य मुखामासीत बाहुराज जानना करता उरुतस्य वैसा पादाभ्याम शूद्रो जाता है। जिस प्रकार से हाथ पैर और ये नाक कान मिलकर के या मुखमंडल मिलकर के उधर और ये सब मिलकर के जो है एक शरीर की निर्माण करते हैं, इसी प्रकार से ये सब जो है एक प्रकार से कला के जो समस्त सब्जेक्ट हैं ये एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक हर एक का एक प्रकार से अपना अलग भी महत्व है। तो यहाँ पर दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति मानी थी किसकी? मनोविज्ञान की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान कहा गया है? मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका विज्ञान कहा गया है? तो इसको हमने आपको बार बार बताया होगा। मनोविज्ञान को पहले क्या कहा गया था? विद्वानों के द्वारा। मनोविज्ञान जो शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों, समझिए साइकोलॉजी जो शब्द है उससे बना हुआ है। साइकोलॉजी जो शब्द है यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है साइके, दूसरा है लोगास। साइके माने होता है आत्मा और लोगास माने होता है क्या? विज्ञान, या फिर एक प्रकार से लोगास माने होता है वर्णन करना। तो मतलब विज्ञान या फिर शास्त्र से लिया था लोगास का मतलब, ठीक है। तो आत्मा का विज्ञान कहा जाता है जो है। तो इसके पश्चात जो है बहुत सारे लोगों ने क्या कहा है? मनोविज्ञान को मन का या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ी दिन और बीता, उसके बाद में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। फिर थोड़े दिन और बीतता है, मनोविज्ञान को एक प्रकार से मनोविश्लेषणवादियों ने ऐसे दिखा कि ये चेतना और व्यवहार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता है। इसके अतिरिक्त ये मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र चेतना का जो है अध्ययन मान लेने से नहीं है। पशु पक्षियों, बालकों तथा विक्षिप्तों का को चेतना का अध्ययन संभव ही नहीं हो पाता। तो अतः ऐसी दशा में क्या हुआ कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान स्वीकार नहीं किया गया। वास्तव में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन वस्तुनिष्ठा के साथ ही किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि मनोविज्ञान को बाद में क्या गया कि मनोविज्ञान का व्यवहार मतलब कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ऐसा माना जाने लगा। हालांकि यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, जिस प्रकार से प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान माना गया? तो सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया था भाई? मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका विज्ञान माना गया था? मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका जो है तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान कहा गया है? तो सबसे पहले बात की है तो मनोविज्ञान को मन का या फिर आत्मा का विज्ञान माना गया। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया। तो यहाँ पर आत्मा ही लगाइएगा, लेकिन पुस्तकों में आपको चेतना मिलता है। तो सबसे पहले आत्मा, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है भाई? आत्मा का विज्ञान है। उसके बाद में फिर मन का विज्ञान कहा जाने लगा। उसके बाद में मतलब मन या फिर मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा। उसके बाद में फिर चेतना का विज्ञान आता है 19वीं शताब्दी के, मतलब 19वीं शताब्दी के आसपास जो है इसको खंडित कर दिया गया। उसके बाद मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। तो ये बात है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जो है वो कब, मतलब सॉरी, चेतना का विज्ञान कब कहा गया? तो कब कहा गया था? 19वीं शताब्दी के अंत में जो है ये बात पता चली कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनोविज्ञान को किस प्रकार का मतलब मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? ऑप्शन ए विधायक, ऑप्शन बी है नियामक अर्थात नॉर्मेटिव, ऑप्शन सी है विधायक और नियामक दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है भाई? मनोविज्ञान जो है आपका वो विधायक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? विधायक विज्ञान है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने, मनोविज्ञान एक है, क्या है? मनोविज्ञान एक क्या है? सामाजिक विज्ञान है या मानव शास्त्र है या खगोल शास्त्र है या फिर धर्म शास्त्र है? तो मनोविज्ञान जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या है? सामाजिक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन है मानव व्यवहार का, ऑप्शन बी है पशु व्यवहार का, ऑप्शन सी है मानव एवं पशु व्यवहार दोनों का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव जो मनोविज्ञान है वो मनुष्य और पशु दोनों के एक प्रकार से जो मानवीय व्यवहार होते हैं, जो पशुवत व्यवहार होते हैं, उन सभी का अध्ययन करने में सक्षम है। तो अर्थात ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये लगाना उचित होगा आपका कि मानव एवं पशु व्यवहार दोनों का अध्ययन जो है मनोविज्ञान जो है वो करता है। तो अब यही परिभाषा जो है कि जो है मनोविज्ञान जो होता है किसका अध्ययन करता है? मनोविज्ञान जो है किसका अध्ययन करता है भाई? मानव और पशु व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग हिसाब से दी है। उसको हालांकि हमने बताया था कि जो एक व्यक्ति हैं कार्ल सनिक कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव का विज्ञान मतलब मानव व्यवहार का विज्ञान है। और वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण में संपर्क होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। जबकि मर्फी महोदय कहते हैं, आई मर्फी, की मनोविज्ञान यह विज्ञान होता है जो जीवित व्यक्तियों की उन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है जो
वे अपने वातावरण में करते हैं। ओके, जबकि बोरिंग महोदय हैं वो कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है मानव प्रकृति का विज्ञान है। किसका है? ह्यूमन नेचर का साइंस है। कौन? जो है मनोविज्ञान। ओके, अर्थात साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन नेचर। ओके, जबकि एक व्यक्ति है मन। मन कहते हैं कि मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर किए गए आंतरिक अनुभव एवं बाह्य व्यवहार का विधायक जो है क्या होता है? निशान होता है। ये बात कहते हैं मन महोदय। तो इस प्रकार से अलग अलग हिसाब से मनोविज्ञान के बारे में बताया गया। मनोविज्ञान के परिभाषा को देते हुए अलग अलग विद्वानों ने बताया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1889 में, ऑप्शन बी है 1879 में, ऑप्शन सी है 1920 में और ऑप्शन डी है 1890 में। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? 1879 ईस्वी में सबसे पहले। ऑप्शन इसका ये 1879 में। ओके, ये वाला बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी भाई? तो वो हुई थी आपकी लिपजिग में। कहाँ पर हुई थी? लिपजिग में 1879 ईस्वी के आसपास हुई थी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे पूछे एग्जाम्स में कि प्रयोग की योजना को क्या कहते हैं? तो प्रयोग की योजना को क्या कहते हैं भाई? प्रायोगिक अभिकल्प कहते हैं। क्या? प्रायोगिक अभिकल्प किसे कहते हैं? प्रयोग की योजना को प्रायोगिक अभिकल्प कहते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न बनेगा कि समस्या के प्रस्तावित उत्तर को क्या कहते हैं? तो समस्या के प्रस्तावित उत्तर को क्या कहा जाता है? परिकल्पना। समस्या के प्रस्तावित उत्तर को परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि हमने आपको बता दी। ओके, आगे समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा नीले अक्षरों में। देखिए सभी लोग फटाफट से। प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया है क्षेत्र प्रयोग में नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता है। ये ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है। मतलब कह रहा कौन सा कथन सही है, तो ये बिल्कुल गलत कथन है ये वाला आपका। आप ए बी वाला दिया है कि प्रयोगशाला प्रयोग में व्यवहार का स्वाभाविक अध्ययन होता है। ये भी उतना ज़्यादा सही नहीं है, ये भी गलत है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो है क्षेत्र प्रयोग में प्रयोज्यों के व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। ये भी गलत है आपका। अगला है प्रयोगशाला प्रयोग में क्षेत्र की अपेक्षा नियंत्रण अधिक होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रयोगशाला प्रयोग में क्षेत्र की अपेक्षा नियंत्रण जो होता है वो अधिक होता है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है कांस्टेंट एरर को लेकर के कि कांस्टेंट एरर जो होती है अर्थात जो सतत त्रुटि होती है, जो है कांस्टेंट एरर जो होता है उसके नियंत्रण की उपयुक्त विधि कौन सी है? सतत त्रुटि के नियंत्रण की उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है निष्कासन विधि, ऑप्शन बी है प्रति संतुलन, ऑप्शन सी है दशाओं की स्थिरता विधि, ऑप्शन आपका डी है अर्थात दा है आवरण विधि। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? बताने का प्रयास करें फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रति संतुलन जो होता है ये सतत त्रुटि के नियंत्रण की उपयुक्त विधि मानी जाती है, प्रति संतुलन विधि। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है निरीक्षण विधि, ऑप्शन बी है अंतर्दर्शन विधि, ऑप्शन सी है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन डी है आपका मनोविश्लेषण विधि। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो मनोविज्ञान की जो सबसे पुरानी विधि है वो है अंतर्दर्शन विधि। कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गीता के अनुसार, गीता एक जो पुस्तक है भगवान श्री कृष्ण के मुख के द्वारा गाई गई थी और अर्जुन ने उसको सुना था। अर्जुन के समस्त जो है प्रश्नों के उत्तर को गीता में भगवान श्री कृष्ण भगवान ने गा करके उसको सुना था कि यदा यदा हि धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारतः। इस प्रकार से गा गा करके सुना था कि यत्र योगेश्वरा कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीति मतिर्ममः। इसी प्रकार से तमाम सारे श्लोक हैं। हालांकि मुझे पूरा गीता थोड़ी अब सुना देंगे आपको इसी समय। चलिए, गीता के अनुसार संघर्ष किसके माध्यम से नियंत्रित किए जाते हैं? ऑप्शन ए है आपका इड के द्वारा, बी है ईगो के द्वारा और सी है सुपर ईगो के द्वारा, या फिर डी है आपका उपरोक्त सभी के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो गीता के अनुसार संघर्ष जो होता है वो इड के भी द्वारा, ईगो के भी द्वारा और सुपर ईगो के द्वारा, ये सभी के द्वारा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। इन सभी माध्यम से नियंत्रित किए जाते हैं क्या? संघर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने देते हैं। अर्जुन ने अपने जीवन के संघर्षों को किससे नियंत्रित किया था? ऑप्शन ए है आपका तामसी बल से, ऑप्शन बी है सात्विक बल से, ऑप्शन सी है आपका राजस बल से और आपका ऑप्शन डी है मेरे प्यारे दोस्तों उपरोक्त सभी बल से। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो अर्जुन ने अपने जीवन के संघर्षों को किससे नियंत्रित किया था? किस बल से नियंत्रित किया था भाई?
आपको ऑप्शन ये सब ऑप्शन हमने बता दिया है। तो भाई सात्विक बल से भी किया था, तामसी बल से भी किया था, राजस बल से, तो इन सभी से किया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गीता में व्यक्तित्व के कितने गुण बतलाए गए हैं। गीता में व्यक्तित्व के कितने गुण बतलाए गए हैं। ऑप्शन ए है 2, या ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 7। तो बताने का प्रयास करेंगे गीता के अनुसार मतलब कि क्या है, गीता में व्यक्तित्व के कितने गुण बताए गए हैं। तो व्यक्तित्व के 3 गुण बताए। कितने गुण, व्यक्तित्व के 3 गुण। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है कि 3 गुण बताए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है रज सत तम। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, संघर्षों के सफलतापूर्वक समाधान में किसका होना आवश्यक है। संघर्षों के सफलतापूर्वक समाधान में किसका होना आवश्यक है। ऑप्शन ए है कल्पना का, ऑप्शन बी है स्मृति का, ऑप्शन सी है संकल्प का और ऑप्शन डी है मोह का। तो संघर्षों के सफलतापूर्वक समाधान में जो है किसका होना आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका आपका संकल्प का होना आवश्यक है। संघर्ष में अगर आप हैं, अगर उसका सफलतापूर्वक आपको समाधान करना है तो आपके अंदर दृढ़ संकल्प, पक्की इरादा होनी चाहिए, तभी जो है आपके संघर्ष जो होंगे वो सफल हो सकेंगे। तो ये आपका क्या है, संकल्प। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञात्मक क्षेत्र के रोग हैं। संज्ञात्मक क्षेत्र के रोग हैं। ऑप्शन ए है अल्जाइमर, बी है आपका डिमेंशिया, ऑप्शन सी है मस्तिष्क ट्रोमा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से अनुमान लगाएं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, संज्ञात्मक क्षेत्र के रोग हैं, तो संज्ञात्मक क्षेत्र के रोग कौन है भाई, ये सभी जो है संज्ञात्मक क्षेत्र के रोग ही हैं। अर्थात डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर हो गया, मस्तिष्क ट्रोमा हो गया, ये सभी के सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, आपकी प्यारी प्यारी आंखें इन प्रश्नों को देख रही होंगी। प्रश्न है मेरे भाई कि अवधान केवल उस चेष्टा अथवा इच्छा को कहते हैं जिसका प्रभाव ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। यह परिभाषा किसने दी है, अर्थात किस विद्वान ने यह परिभाषा दी कि अवधान केवल उस चेष्टा अथवा इच्छा को कहते हैं जिसका प्रभाव ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। बताने का प्रयास करें। ऑप्शन है स्टाउट ने कहा एक जो है कथन, या फिर मन ने कहा, या फिर रास ने कहा, या फिर मैकडूगल ने कहा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, तो ये परिभाषा दी है किसने, मैकडूगल ने। मैकडूगल ने अवधान की परिभाषा को देते हुए कहा कि अवधान केवल उस चेष्टा अथवा इच्छा को कहते हैं जिसका प्रभाव ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। प्रश्न एकदम से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छप सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। अवधान की विशेषताएं बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, अवधान क्या होता है, अवधान की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। आपको ऑप्शन ए में दिया है चुनाव, बिल्कुल होता है अवधान में। आपको ऑप्शन बी दिया चंचलता, ये भी होती है। ऑप्शन सी है आपकी मानसिक तत्परता, ये भी होती है। अर्थात ये सभी होते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अवधान की सभी विशेषताएं होती हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अवधान माने ध्यान, अवधान को ध्यान कह सकते हैं आप, जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अवधान में सहायक बाहरी या फिर वस्तुगत दशाएं होती हैं। ऑप्शन ए है उत्तेजना की तीव्रता, ऑप्शन बी है उत्तेजनाओं की पुनरावृत्ति, ऑप्शन सी है गतिशील उत्तेजना और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो अवधान में सहायक बाहरी या वस्तुगत दशाएं जो होती हैं, उत्तेजना की तीव्रता भी होती है, गतिशील उत्तेजना भी होती है, उत्तेजनाओं की पुनरावृत्ति भी होती है, यानी कि ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आप देखिए फटाफट से, आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा कि जेरिसन मॉडल के अनुसार दीर्घीकृत अवधान की व्याख्या किस तरह की गई है। क्या भाई, दीर्घीकृत अवधान की व्याख्या किस तरह की गई है, किसके अनुसार मेरे प्यारे दोस्तों, किसके अनुसार आपसे कह रहा है, जेरिसन मॉडल के अनुसार। ऑप्शन इसका ए दिया है उत्पन्न प्रेक्षण दर प्राकल्पना के रूप में, ऑप्शन बी दिया है एकिक एकाग्र कार्य के रूप में, ऑप्शन सी दिया है व्यक्ति में प्रत्याशा के रूप में, ऑप्शन दा दिया है आपको अर्थात डी दिया है व्यक्ति के निर्णय प्रक्रियाओं के रूप में। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, तो जेरिसन मॉडल के अनुसार दीर्घीकृत अवधान की जो व्याख्या है वो व्यक्ति में प्रत्याशा के रूप में दी गई है, व्यक्ति में प्रत्याशा के रूप में। ऑप्शन इसका सी में दिखाई पड़ा होगा मोटे मोटे अक्षरों में। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि नेत्र गोलक की कौन सी परत नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन हैं, उनमें से कहा जा रहा है कि नेत्र गोलक की कौन सी परत नहीं है। ऑप्शन ए दिया श्वेत पटल, ऑप्शन बी दिया कॉर्निया, ऑप्शन सी दिया मध्य पटल और ऑप्शन डी दिया है आपका अंतः पटल। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि नेत्र गोलक की इनमें से कौन सी परत नहीं है, अर्थात 3 इनमें से जो है वो नेत्र गोलक की परत है और एक नहीं है। तो कॉर्निया जो होती है वो नेत्र गोलक की परत नहीं होती है, ओके। जबकि श्वेत पटल, मध्य पटल, अंतः पटल ये सब होती हैं, ओके। तो कॉर्निया नहीं होती। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पीत बिंदु के स्थान पर मतलब कि
आपसे प्रश्न क्या है? प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, देखने का प्रयास करें। प्रश्न है कि पीत बिंदु के स्थान पर कितने शंकु पाए जाते हैं? पीत बिंदु के स्थान पर कितने शंकु पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 500 शंकु, ऑप्शन बी है 50 शंकु, ऑप्शन डी है 5000 और ऑप्शन आपका जो है डी है अर्थात दा है 50,000। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो पीत बिंदु के स्थान पर लगभग और लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 50,000 शंकु के आसपास पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेटिना का कौन सा भाग नहीं है? रेटिना का कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन ए दिया है अंध बिंदु, ऑप्शन बी दिया है उपतारा, ऑप्शन सी दिया है लेंस और ऑप्शन डी दिया है पुतली। रेटिना का कौन सा भाग नहीं है? रेटिना का कौन सा भाग नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? तो अंध बिंदु जो है रेटिना का भाग नहीं है, जबकि लेंस, उपतारा, पुतली ये सब जो है रेटिना के ही भाग होते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आपको बता दूं कि मनोविज्ञान की क्लास चल रही है। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से आपको इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से किया जाता रहा है। आप लोगों का साथ ही इसी प्रकार से प्यार दुलार बना रहे, यही आपसे कामना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतरता दें, नवीनता दें और इसी प्रकार से अपने आप को लक्ष्य के एक प्रकार से ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नेत्र की बाह्य आकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए दिया है गोल तथा उभरी हुई, बी दिया है लंबी व चपटी, सी दिया है लंबी तथा धसी हुई और ऑप्शन डी दिया है गोल व धसी हुई। तो नेत्र की बाह्य आकृति कैसी होती मेरे प्यारे दोस्तों? बताने का प्रयास करें। नेत्र की बाह्य आकृति कैसी होती भाई? तो गोल भी होती है और उभरी हुई भी होती है। तो बाह्य आकृति गोल गोल होती है और उभरी हुई थोड़ा सा उठी हुई होती है आंख। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, गोल और उभरी हुई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा मोटे मोटे अक्षरों में कि बाह्य कान का कौन सा भाग नहीं है? बाह्य कान का कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन ए दिया है बाह्य दृश्यमान स्थान, ऑप्शन बी दिया है कान की नली, ऑप्शन सी दिया है कान का पर्दा और ऑप्शन डी दिया है घोंघा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बाह्य कान का कौन सा भाग नहीं है भाई? तो बाह्य कान का कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन जो डी दिया है घोंघा जो होता है, ये कान का कोई भाग नहीं, ये गले में निकलता है, ये बीमारी होती है घोंघा की। बाह्य दृश्यमान स्थान ये भी ठीक है, कान की नली ये भी, कान का पर्दा ये सब कान के बाह्य कान के भाग ही होते हैं। अगला प्रश्न है कान की कौन सी संरचना नहीं है इनमें से? आपको ऑप्शन ए में दिया है श्रवण संवेदना, ऑप्शन बी दिया बाहरी कान, ऑप्शन सी दिया है मध्य कान और ऑप्शन डी दिया आंतरिक कान। तो इनमें से कान की कौन सी संरचना इनमें से नहीं है? कान की कौन सी संरचना नहीं है भाई? तो श्रवण संवेदना जो है ये कान की संरचना के अंतर्गत नहीं आती है। ओके, ध्यान रखेंगे, ये उसकी एक फीलिंग्स होती है, ये उसकी एक क्या होती है जो है फीलिंग्स की उसको अनुभव किया जाता है। अगला प्रश्न है मध्य कान में कौन सी हड्डी नहीं होती है? मध्य कान में कौन सी हड्डी नहीं होती है? ऑप्शन ए हथौड़ा, ऑप्शन बी है पर्दा, ऑप्शन सी है निहाई और ऑप्शन डी है रकाब। हथौड़ा वो वाला हथौड़ा नहीं है, लोहे वाला भाई, उस पर मत जाइएगा। तो कान की कौन सी संरचना नहीं है बताने का, सॉरी, मध्य कान में कौन सी हड्डी नहीं है इनमें से? तो मध्य कान में कौन सी हड्डी नहीं है? तो पर्दा जो है ये मध्य कान में हड्डी नहीं, पर्दा ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करें आप सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा, आप सभी को फटाफट से देखने का प्रयास करें। प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर देखिएगा। गैस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, गैस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्यक्षात्मक संगठन का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन ए दिया अर्जित होता है, ऑप्शन बी है जन्मजात होता है, ऑप्शन सी दिया सामूहिक होता है, ऑप्शन डी दिया है एकल होता है। तो भाई जो है गैस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो प्रत्यक्षात्मक संगठन का स्वरूप होता है वह जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वह जन्मजात होता है, अर्थात तो प्राप्त ही होता है, जन्म लेने के समय से ही प्राप्त होता है प्रत्यक्षात्मक संगठन। तो ये ना तो अर्जित किया जाता है, ना तो सामूहिक मिलता है, ना तो एकल होता है, ये जन्मजात तरीके से एक प्रकार से विरासत के तौर पर मिल जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रत्यक्षीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रत्यक्षीकरण की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है? ऑप्शन ए दिया प्रत्यक्षीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है, ये एक विशेषता है प्रत्यक्षीकरण की। दूसरा आपके जो है दूसरा प्रश्न है प्रत्यक्षीकरण पूर्व अनुभवों तथा अधिगम पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, सीखना वगैरह पर ये सब प्रत्यक्षीकरण निर्भर करता है कि आपने कितना सीखा, कैसे आपको जो है पूर्व अनुभव आपको कैसा है, इसके बाद में तो प्रत्यक्ष करेंगे ना कोई चीज़। जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है और ज्ञान को आप बाहर निकालने के लिए आपके पहले जो बाहर आपके पीछे जो ज्ञान है, आपका जो शब्दकोश है, वही तो तय करेगा ना कि आपके कैसे प्रत्यक्षीकरण होगा। तो ये भी विशेषता है। तीसरा है प्रत्यक्षीकरण संवेदना युक्त है, यही वाला गड़बड़ हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अगला आपका प्रत्यक्षीकरण में उद्दीपक से संबंधित संवेदनाओं में एकता व संगठन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा प्रत्यक्षीकरण संवेदना युक्त जो होता है वो नहीं होता, यही विशेषता इसकी गलत है। ये वाला प्रत्यक्षीकरण संवेदना युक्त नहीं होता है। ओके, जबकि यहाँ पर लिखा है क्या होता है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चलिए,
अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतर्दृष्टि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए प्राणी की लंबाई से, ऑप्शन बी है प्राणी की शारीरिक शक्ति से, ऑप्शन सी है मेरे प्यारे दोस्तों बुद्धि से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से बताने का प्रयास करें। आपसे एग्जाम से प्रश्न और पूछ सकता है कि अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर मतलब कि समझ बैठना, अंधेरे में रस्सी को सांप समझना, या क्या है? विभ्रम है, या भ्रम है, या भ्रांति है, या अप्रत्यक्ष है? तो ये किसका उदाहरण है भाई? अंधेरे में रस्सी को सांप समझ करके पकड़ लेना, ये क्या है? भ्रम बस होता है। आप ध्यान रखेंगे, भ्रम का कौन सा सिद्धांत जो है तो भ्रम के जैसे परिदृश्य सिद्धांत हो गया, आपका वैयक्तिक सिद्धांत हो गया, संभ्रांति का सिद्धांत हो गया, ये सब क्या है? भ्रम के सिद्धांत है। ओके, ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए, आकृतिक अस्थायित्व अर्थात जो है एक प्रकार से इस जो है संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? आकृतिक अस्थायित्व संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? आपके एग्जाम से पूछे तो किसने किया था? रूबिन महोदय ने किया था। ओके, किसने किया था? रूबिन महोदय ने किया था मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन वाला क्या है? प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि, क्या प्रश्न दिया हुआ है भाई? अंतर्दृष्टि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दिया प्राणी की लंबाई से, ऑप्शन बी दिया है प्राणी की शारीरिक शक्ति से, ऑप्शन सी दिया बुद्धि से, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो भाई अंतर्दृष्टि का जो संबंध है वो बुद्धि से होता है। किससे होता है? बुद्धि से होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राचीन अनुबंधन के जन्मदाता पावलोव जो हैं वो किस देश के थे? तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपको ये बात पता हो गई कि प्राचीन अनुबंधन के जन्मदाता कौन है? पावलोव महोदय हैं। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। अब पूछ रहा है कि पावलोव जो थे व्यक्ति हैं जो कि एक प्रकार से वो किस देश के हैं? मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये किस देश के हैं भाई पावलोव? तो किस देश के हैं? ये हैं आपके रसिया के। किसके हैं? रूस के देश से, मतलब रूस देश से हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? तो पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का जो सिद्धांत है इनका किस पर किया था? कुत्ते पर किया था, या बिल्ली पर किया था, या चूहे पर किया था, या फिर बनमानुस पर किया था? तो उन्होंने पावलोव ने किस पर किया था भाई? इन्होंने कुत्ते पर जो है अपना प्रयोग किया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। किस पर किया था? कुत्ते पर किया था अपना प्रयोग। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, पावलोव के अनुबंधन मतलब पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में क्या होता है? बताने का प्रयास करें। ऑप्शन ए दिया है प्रयोग में, तो ऑप्शन ए दिया है आपका जो है पहले भोजन चूर्ण इसके बाद ध्वनि उपस्थित की गई थी, या पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन और चूर्ण प्रस्तुत किया गया था, या भोजन और ध्वनि दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए गए थे, या प्रतिमें से कोई नहीं। तो भाई इसमें पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में पहले क्या हुआ था? पहले ध्वनि की गई थी, उसके बाद में भोजन जो है चूर्ण प्रस्तुत किया गया था उसके किससे? सामने जानवर के। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करें, नैमित्त अनुबंधन को दूसरे किस मतलब कि नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। क्या है प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। पावलोव वगैरह जो थे ये सब व्यक्ति, ये सब जो है अलग अलग जो है जानवरों पर क्या करते थे? सिद्ध मतलब अलग अलग जानवरों पर जो है रिसर्च किया करते थे कि जानवरों को मारते भोजन उनके सामने रख दिया जाए और भोजन को ना खा पाएँ या खा पाएँ तो कैसे खा पाएंगे। ये तमाम सारे जो है अनुबंधन के सिद्धांत थे। इनका एक जो है तमाम सारा सिद्धांत है, जैसे पावलोव का अधिगम का सिद्धांत है, नियमित अनुबंधन का सिद्धांत भी एक प्रकार से किसका था? थॉर्नडाइक महोदय का दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि किसी दिन हम समझेंगे विस्तार से कि इनके सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इन्होंने प्रयोग किया। स्किनर का क्या प्रयोग है? स्किनर ने भी कई प्रयोग किए हैं। ठीक है, और भी लोग हुए से इन्होंने स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग किया है, और उसके बाद में और भी लोगों पर, जैसे कि इसने क्या कबूतर पर प्रयोग किया और कैसे प्रयोग किया, और चूहे पर भी स्किनर ने प्रयोग किया है। ठीक, एक बक्सा बनाया चूहे का किसने? स्किनर ने। और चूहे का बक्सा मतलब कि एक प्रकार से बक्सा बनाया और उसमें बक्से में क्या कर दिया? क्रिया प्रसूत अनुकूलन चैम्बर एक जो है नाम दे दिया उस बक्से का। बाद में यह बक्सा स्किनर बॉक्स के नाम से प्रसिद्ध होता है। इस बक्से में चूहे के प्रवेश के लिए एक द्वार भी बनाया गया था और एक लीवर भी लगा हुआ था मेरे भाई, और जिसका बटन दबते ही क्या होता था? इसके अंदर रखी हुई जो प्लेट होती थी वो चूहे के लिए भोजन वहाँ पर ले आती थी। स्किनर ने एक भूखे चूहे को इसके अंदर डाल दिया था बक्से के, और चूहा अंदर जाकर के उछलने कूदने लगता है और अचानक उसके पैरों से लीवर जो होता है दब जाता है, जिससे प्लेट में तुरंत भोजन आ जाता है। चूहे ने भोजन करके अपनी क्षुधा शांत करता है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में जब उसे दोबारा से भूख लगती है तो वो क्या करता है? फिर से जो है उछल कूद मचाने लगता है, और इस बार अनायास उससे बटन जो है दब जाती, फिर से प्लेट आता है, फिर से वो भोजन करता है। फिर से लगातार यह प्रक्रिया चलती रहती है। धीरे धीरे वो इस मतलब कि चूहे को पता लग जाता है कि चूहा जो है अब कूदने के बजाय क्या करेगा? धीरे धीरे वो बटन जान जाएगा कि हाँ इसी बटन पर जो है मेरा पैर पलता था, भोजन आता है, तो वो क्या करेगा? बाद में बटन ही दाबेगा और भोजन जो है उधर से आ जाएगा प्लेट में। तो उसके एक प्रकार से ये प्रयोग था। दूसरा प्रयोग स्किनर का था, अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग प्रसूत अनुबंधन क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है जो है वही है किसका? स्किनर का।
तो स्किनर महोदय ने क्या किया था, अगला है कबूतर पर प्रयोग किया था, दूसरा प्रयोग इनका था। और कबूतर के लिए बनवाए इन्होंने एक बक्सा बनवाया था, कबूतर बॉक्स के नाम से जाना आता है वो। और इस पेटिका में स्किनर ने एक भूखे कबूतर को भेज दिया। पेटिका में एक चाबी अथवा बटन लगा दी थी जो प्रकाश की चमक पड़ने पर दिखाई पड़ती थी। इस बॉक्स में एक ऐसी व्यवस्था भी की गई थी मेरे भाई कि जिसमें बटन दबने पर कबूतर के लिए भोजन का दाना आ जाता था। भूख जो है कबूतर पहले मतलब जो पहले भूखे कबूतर को अंदर के मतलब बक्सा के अंदर डाला गया। उसके बाद में वहीं पर वो चक्कर काटता रहा। धीरे धीरे क्या हुआ, एक विशेष व्यवस्था के कारण से क्या हुई, बटन दब जाती कबूतर से और प्रकाश आता है। प्रकाश के आने से जो है उसका जो वहीं पर दाना पड़ा हुआ था वो दिखाई पड़ता है उसको। उसके बाद में वो चोंच मारना प्रारंभ कर देता है उसी प्रकाश पर। और प्रकाश पर जब चोंच मारता है तब उसके बाद में वहीं पर बटन दब जाती है उसकी। जैसे प्रकाश आता है, प्रकाश उसी बटन पर जलाया गया तो उस पर चोंच मारता है और उस पर चोंच मारने से क्या होता है, भोजन आ जाता है, दाने आ जाते हैं। अब जब दाने आ जाते हैं तो इसी प्रकार से वो उसी प्रकाश पर क्या करता है, वो हमेशा चोंच मारता है। जब उसके बाद में पैर से पहले कोई बटन दबती है, फिर प्रकाश आता है, फिर उस पर चोंच मारना पड़ता है, फिर उसके अंदर दाने आता है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा सिद्धांत जो है वो समझ जाता है। तो यही था, यही सब प्रकार के सिद्धांत हैं। हालांकि अब मैं किसी दिन चर्चा कर लूंगा इन सभी पर, लेकिन अभी जो है आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें, चूंकि ऐसे आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। हालांकि लिखित वालों के लिए भी हमने कहा था बताने के लिए, तो हमने इसमें बता दिया इनके बारे में। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे भाई, प्रश्न देखने का प्रयास करें। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, नियमित अनुबंधन का सिद्ध क्या है भाई। प्रश्न आपके सामने है कि नियमित अनुबंधन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से, ऑप्शन बी दिया है जो है पावलोवियन अनुबंधन के नाम से, ऑप्शन सी दिया है आपका प्राचीन अनुबंधन के नाम से, ऑप्शन डी दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से। तो नियमित अनुबंधन का जो दूसरा नाम है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्किनर 1938 में नियमित अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर उन्होंने किया था। स्किनर महोदय ने, अभी भी हमने आपको बताया, ऑप्शन है बिल्ली पर, ऑप्शन बी है चूहे पर, ऑप्शन डी सी है कुत्ते पर, ऑप्शन डी है बंदर पर। तो स्किनर ने 1938 ईस्वी में जो है नियमित अनुबंधन संबंधी जो प्रयोग किया था किस पर किया था, चूहे पर किया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई देने का प्रयास, अगला प्रश्न है कि किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है भाई। तो प्राणी उस कार्य को मतलब कि देर से सीखता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है, ऑप्शन सी है पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई जब किसी कार्य को आपको मतलब किसी कार्य करने के लिए या फिर किसी कार्य को सीखने के लिए आपको पुरस्कार मिलेगा तब आप क्या करेंगे, उस कार्य को जल्दी सीख लेंगे। क्या करेंगे, उस कार्य को जल्दी सीख लेंगे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने का प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। सीखने का प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी है टालमैन और ऑप्शन सी दिया थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी दिया है हल। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो सीखने का प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है वो थॉर्नडाइक का है। किसका है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा ये चीज किया गया। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग किस जो है जानवर पर किया था। ऑप्शन है कुत्ते पर, ऑप्शन बी है बिल्ली पर, ऑप्शन सी है चूहे पर, ऑप्शन डी है कबूतर पर। तो थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग जो किया था वो बिल्ली पर किया था। किस पर किया था, बिल्ली पर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, थॉर्नडाइक महोदय ने थॉर्नडाइक के प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत में क्या है। प्रश्न आपके सामने, थॉर्नडाइक के प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत में मतलब किस पर बल दिया गया है, किस पर विशेष बल दिया गया है, मतलब किस पर विशेष बल नहीं दिया गया आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है प्रेरणा, ऑप्शन बी है अभ्यास और ऑप्शन सी है समझ पर। तो बताने का प्रयास करें तो थॉर्नडाइक के प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत में मेरे प्यारे दोस्तों समझ पर विशेष बल नहीं दिया गया। किस पर, समझ पर विशेष बल नहीं दिया गया, जबकि प्रेरणा और अभ्यास पर बल दिया गया, समझ पर जो है बल नहीं दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसीलिए कभी कभी आलोचना का शिकार भी होता है ये जो है इनकी सिद्धांत जो क्रिया प्रसूत का है। अगला प्रश्न आपके सामने देखने का प्रयास करें मेरे भाई। अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति की कौन सी विशेषता नहीं है। अच्छी स्मृति की कौन सी विशेषता नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अच्छी स्मृति की कौन सी विशेषता नहीं। ऑप्शन ए दिया है शीघ्र याद होना, ऑप्शन बी दिया है धारणा का अस्थायित्व, ऑप्शन सी दिया है रुचि और ऑप्शन डी दिया है उत्पादीयता। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी। अच्छी स्मृति की कौन सी विशेषता नहीं है, रुचि जो होता है अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्मृति का कौन सा तत्व नहीं है इनमें से। स्मृति का तत्व इनमें से कौन सा नहीं, अधिगम, ए ऑप्शन, बी है धारणा, सी है पुनः स्मरण और डी है चेतना। तो स्मृति का इनमें से तत्व जो नहीं है वो चेतना जो होता है, ये स्मृति का तत्व जो है नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धारणा स्मृति की कौन सी प्रक्रिया नहीं है। धारणा स्मृति की प्रक्रिया इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए है मेमोराइजिंग, ऑप्शन बी है लघु अवधि स्मृति के, ऑप्शन सी है अवधारणा और ऑप्शन डी है स्मरण करो। तो धारणा स्मृति की कौन सी प्रक्रिया नहीं है भाई, अवधारणा। अवधारणा ये जो है ये धारणा स्मृति की प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, धारण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए है अधिगम विधियां, ऑप्शन बी है सामग्री का स्वरूप, ऑप्शन सी है पुनः स्थापन और ऑप्शन डी है प्रयोज्यों से संबंधित कारक। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो धारण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक इनमें से नहीं है? तो पुनः स्थापन जो है वही नहीं है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। स्मृति का कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन है तत्कालीन स्मृति, ऑप्शन बी है अस्थायी स्मृति और ऑप्शन डी है मतलब सी है प्रत्यावर्तन स्मृति और ऑप्शन डी है आपका रटंत स्मृति। तो स्मृति का कौन सा प्रकार नहीं है भाई? स्मृति का आपका प्रत्यावर्तन स्मृति जो है ये स्मृति का प्रकार नहीं, प्रत्यावर्तन जो है स्मृति का प्रकार नहीं, जबकि अस्थायी स्मृति, रटंत स्मृति और तत्कालिक स्मृति ये स्मृति के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्मरण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? गत अनुभवों को ठीक ढंग से समझता है। ऑप्शन बी है गत अनुभवों से कुछ सीखता है, मतलब गत माने बीता हुआ। सी ऑप्शन है गत अनुभूतियों पर स्पष्ट रूप से ध्यान देता है या डी ऑप्शन है गत अनुभूतियों को चेतना में ला पाता है। तो स्मरण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा गत अनुभूतियों को चेतना में लाया जा सकता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्मरण की प्रक्रिया को सम्मिलित होता है, मतलब स्मरण की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्षण की प्रक्रिया, ऑप्शन बी है संवेदन की प्रक्रिया, ऑप्शन सी है चिंतन की प्रक्रिया और ऑप्शन डी है ध्यान की प्रक्रिया। तो स्मरण की प्रक्रिया में कौन सी चीज सम्मिलित होती है? ध्यान की प्रक्रिया जो होती है स्मरण की प्रक्रिया में सम्मिलित होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आपके सामने है बुद्धि को लेकर के। बुद्धि क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा सकता है। बुद्धि सीखने की योग्यता, बुद्धि सीखने की योग्यता है या कथन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति का है, उसका नाम क्या? तो उसका नाम है बकिंघम। बकिंघम महोदय कहते हैं कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता होती है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहीं पर प्रश्न है आपका कि बुद्धि जो है क्या है भाई? थोड़ा सा और नीचे करते हैं। हाँ, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? विद्वान है पहले ए ऑप्शन है गिलफोर्ड, बी है पियाजे के द्वारा, ऑप्शन सी है बीने द्वारा, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है वो बिने के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बिने के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है समूह कारक सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है भाई? ऑप्शन ए दिया थर्स्टन द्वारा, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक द्वारा, ऑप्शन सी है पियाजे और ऑप्शन डी है थॉमसन द्वारा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? समूह कारक सिद्धांत जो है थर्स्टन महोदय के द्वारा प्रतिपादित है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। थॉर्नडाइक महोदय का बुद्धि सिद्धांत निम्नांकित में से कौन सा है? ऑप्शन है एक कारक सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्रतिदर्श सिद्धांत, ऑप्शन सी है आपका द्वितारक सिद्धांत और ऑप्शन डी है बहुतारक सिद्धांत, मतलब बहुकारक सिद्धांत। ओके, बहुकारक, एक कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत निम्नांकित में से कौन सा है मेरे पास दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत कौन सा है? तो बहुकारक जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत है। ऑप्शन डी में दिया है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड महोदय का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नांकित में से कौन सा है? तो गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है द्विआयाम सिद्धांत, बी है त्रिआयाम सिद्धांत, सी है बहुआयाम सिद्धांत और डी है पदानुक्रमिक सिद्धांत। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो गिलफोर्ड महोदय का जो बुद्धि संबंधी सिद्धांत है वो त्रिआयाम सिद्धांत है। कौन सा? त्रिआयाम सिद्धांत है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? स्पीयरमैन के द्वारा, ऑप्शन ए, बी है आपका पियाजे के द्वारा, सी है आपका गिलफोर्ड के द्वारा, डी है आपका थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा। तो बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई भाई? तो गिलफोर्ड महोदय के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बिंघास के द्वारा, सी बी है आपका टर्मन के द्वारा, ऑप्शन सी है बीने के द्वारा और ऑप्शन डी है वुंट महोदय के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सबसे पहले जो किया गया था वो बीने महोदय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बीने के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1890 में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1916 में और ऑप्शन डी है 1937 में। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऐसे बुद्धि परीक्षण
जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है किस नाम से जाने जाते हैं? ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है वो किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है निष्पादन बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी है शब्द जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी है जो है प्रक्षेपी परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो ऐसी बुद्धि परीक्षण जिनमें मतलब जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है वो जो है आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास कब हुआ? सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास कब हुआ? ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध में, ऑप्शन बी है प्रथम विश्व युद्ध में, ऑप्शन सी है प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जो विकास हुआ है वो प्रथम विश्व युद्ध में ही हो गया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में ही जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास हो गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक चला था, तो 1914 ईस्वी के आसपास या 1918-14 के बीच के समय की बात है ये। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि, यानी जो IQ होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट जिसको कहते हैं, उसमें स्थिरता के कारक को मान लिया जाता है, तो इसमें मतलब इससे निम्नांकित में से किस दावे का समर्थन प्राप्त होता है? अगर बुद्धि लब्धि में स्थिरता के कारक को मान लिया जाए तो इनमें से मतलब कि इससे निम्नांकित में से किस दावे को समर्थन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बुद्धि का स्वरूप जन्मजात होता है, ऑप्शन बी है बुद्धि का स्वरूप अर्जित होता है, या ऑप्शन सी आप ले लीजिए, लिखा नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, सी ले लीजिए, बुद्धि का स्वरूप अंशतः जन्मजात व अंशतः अर्जित होता है। ऑप्शन डी ले लीजिए आप, बुद्धि का स्वरूप जो है मापनीय होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो बुद्धि का स्वरूप जन्मजात होता है। इससे यही बातों का पता चलता है कि बुद्धि लब्धि में स्थिरता के कारक को मान लिया जाता है तो बुद्धि का स्वरूप जन्मजात हो जाता है। इस पर जो है विशेष करके दावे का समर्थन होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने मेरे भाई, देखने का प्रयास करें सभी लोग। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? जो ऐसा हार्मोन जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है उससे क्या कहते हैं? बताने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें। थायराइड ग्रंथि से जो है स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन कहते हैं, ऑप्शन बी है जो है क्या कहते हैं पेनिक्रियाटोपिक हार्मोन कहते हैं, या डी सी दिया है आपको डायबेटोजेनिक हार्मोन, या फिर डी दिया है आपको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? थायरॉक्सिन क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन वहां से निकलता है। ऑप्शन इसका जो है आ करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब कि सर्वाधिक माना जाता है कहाँ पर, मतलब कि किस जो तत्व में? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में सर्वाधिक माना जाता है क्या? आयोडीन माना जाता है, या सल्फर माना जाता है, फिर गंधक, या फिर प्रोटीन? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में सबसे अधिक जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? आयोडीन जो होता है सबसे अधिक माना जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड जो है मतलब कि ग्लैंड, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है अग्नाशिक ग्रंथि को, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन सी है थायराइड ग्रंथि को, और ऑप्शन डी है पैराथायराइड ग्रंथि को। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सा जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, यकृत ग्रंथि की मतलब की स्थित होती है? यकृत ग्रंथि जो है वो स्थित होती है कहाँ पर स्थित होती है? ऑप्शन ए है पेट में, ऑप्शन बी है छाती में, ऑप्शन सी है आपका फेफड़ों में, और ऑप्शन डी है हृदय में। तो यकृत ग्रंथि जो होती है वह कहाँ पर स्थित होती है भाई? यकृत ग्रंथि जो होती है वो कहाँ पर होती है? पेट में स्थित होती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि जो होती है वो किसके मध्य स्थित होती है? थाइमस ग्रंथि मध्य में स्थित होती है। किसके मध्य में? गुर्दों के मध्य में, या फेफड़ों के मध्य में, या कानों के मध्य में, या फिर आंखों के मध्य में? तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वह किसके मध्य में, मतलब किस थाइमस ग्रंथि जो है वो किसके मध्य में स्थित होती है? वह फेफड़ों के मध्य में स्थित होती है, फेफड़ों के बीच में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पायराइड जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑप्शन ए है पैराथार्मोन, ऑप्शन बी है कार्टेक्स, ऑप्शन सी है एड्रिनल हार्मोन, और ऑप्शन डी है आपका यूरिक एसिड। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? पैराथायराइड से निकलने वाला हार्मोन जो है वो कौन सा है? पैराथार्मोन है। ओके, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आंखों का झपकना, आंखों का झपकना क्रिया है,
आंखों का झपकना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए है प्रतिवर्त क्रिया, ऑप्शन बी है रासायनिक क्रिया, ऑप्शन सी है भौतिक क्रिया और ऑप्शन डी है कोई भी। तो आंखों का झपकना जो है कैसी क्रिया भाई? आंखों का झपकना जो है वो कैसी क्रिया है? वो प्रतिवर्त क्रिया है। कैसी क्रिया? प्रतिवर्त क्रिया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आंखों का झपकना प्रतिवर्त क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करने का प्रयास करें। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिल रही है। सभी लोग बहुत ज़्यादा, लगभग 120 प्रश्नों का संग्रह है। आप उससे भी अधिक प्रश्नों को एक प्रकार से इसमें जो है इकट्ठा किया गया है, तो आप सभी लोगों के लिए ही इकट्ठा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपसे हो सकता है एग्जाम से प्रश्न कि स्राव जो है निष्कासित ग्रंथि नहीं है। आपसे पूछे कि स्राव निष्कासित ग्रंथि कौन सी नहीं है? आपको ऑप्शन ए में दे देता हूं लार ग्रंथि, आपको ऑप्शन बी देता हूं अश्रु ग्रंथि, आपको ऑप्शन सी देता हूं जठर ग्रंथि और ऑप्शन आपको डी देता हूं बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है वो स्राव निष्कासित नहीं करती है, जबकि अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि ये सब करती है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्यक्तित्व को मनोदैहिक कहा जाता है। व्यक्तित्व को मनोदैहिक कहा गया है, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है यह दैहिक होता है, ऑप्शन बी है यह मानसिक होता है, ऑप्शन सी है यह अस्नायविक होता है और ऑप्शन डी है मानसिक तथा अस्नायविक दोनों होता है। तो भाई बताने का प्रयास करें। व्यक्तित्व को मनोदैहिक कहा गया है क्योंकि इसका अर्थ कैसा होता है? क्योंकि इसका अर्थ मेरे प्यारे दोस्तों मानसिक तथा अस्नायविक दोनों होता है। ऑप्शन इसका डी इज राइट आंसर, डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने सतही सील गुण तथा स्रोतशील गुण किसने बतलाए थे? सतही सील गुण तथा स्रोतशील गुण किसने बतलाए थे? आपको ऑप्शन ए में दिया कैटल महोदय ने, बी दिया अल्पोर्ट ने और सी दिया लेविन ने और डी दिया है मरे ने। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो कैटल महोदय ने सतही सील गुण तथा स्रोतशील गुण जो है बताए थे। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्नायु संस्थान का दूसरा नाम क्या है? स्नायु संस्थान का दूसरा क्या नाम है? ऑप्शन ए दिया अनुक्रिया तंत्र, ऑप्शन बी दिया वाहक, ऑप्शन सी दिया ज्ञानेंद्रिय, ऑप्शन डी दिया आपका न्यूरॉन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? स्नायु संस्थान का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? तो उसका दूसरा नाम है अनुक्रिया तंत्र को ही स्नायु संस्थान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। निम्न में से कौन सी नालिका युक्त इस ग्रंथि है? निम्न में से कौन सी नालिका युक्त ग्रंथि है? आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नालिका युक्त ग्रंथि है। आपको ऑप्शन ए में दिया है हृदय मांसपेशी, बी है आपका गल ग्रंथि, सी है पीनियल ग्रंथि और डी है आपका लार ग्रंथि। तो निम्न में से कौन सी जो है नालिका युक्त ग्रंथि है भाई? कौन सी है बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से। कौन सी ग्रंथि है नालिका युक्त? तो ग्रंथि का नाम है हृदय मांसपेशी, जो है वो नालिका युक्त ग्रंथि है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ओके, एक प्रश्न आप लोग और ध्यान दीजिएगा, एग्जाम से बन सकता है कि संवेगात्मक अवस्था में कौन सी तरंगे मस्तिष्क में पैदा होती हैं? संवेगात्मक अवस्था में कौन सी तरंगे मस्तिष्क में पैदा होती हैं? ऑप्शन ए ले लीजिए अल्फा तरंगे, बी ले लीजिए बीटा तरंगे, सी ले लीजिए गामा तरंगे और डी ले लीजिए डेल्टा तरंगे। तो कौन सी तरंगे होती हैं? बीटा तरंगे जो होती हैं संवेगात्मक अवस्था में, ये बीटा तरंगे जो होती हैं मस्तिष्क में पैदा होती हैं। ओके, ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए फटाफट सभी लोग। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। प्रश्न क्या है भाई, इसको देखने का प्रयास करें। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ा होगा, फटाफट से देखने का प्रयास करें। चलिए फटाफट से प्रश्न देखें मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो है एग्नि मतलब कि एक प्रकार से एंजीटेंसन, क्या है? एंजिन टेंशन सेकंड जो है अर्थात द्वितीय, एक ऐसा रासायनिक तत्व है जिसके रक्त में मिलने से प्राणी जो होता है, ऑप्शन ए या भूख का अनुभव करता है, या प्यास का अनुभव करता है, या काम अर्थात सेक्स की इच्छा तीव्र हो जाती है, या फिर नींद का अनुभव करता है। तो जो एक प्रकार से एंजीटेंसन जो एक प्रकार से द्वितीय जो एक प्रकार से रासायनिक तत्व है, उसके रक्त में मिलने से क्या होता है? प्राणी जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों भूख का अनुभव ज़्यादा करने लगता है, उसको भूख ज़्यादा लगती है। तो भूख लगने वाली जो दवाई वगैरह आती है उनमें एंजीटेंसन द्वितीय जो रासायनिक तत्व है इसको मिला दिया जाता है, इसलिए भूख अधिक मात्रा में लगती है। आपका ऑप्शन इसका ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरक को मनोवैज्ञानिकों ने जैविक तथा अर्जित दोनों ही श्रेणियों में रखा है? ऑप्शन ने दिया है भूख को, ऑप्शन सी बी दिया है आपको नींद को, ऑप्शन सी दिया है प्यास को और ऑप्शन डी दिया लिंग को। बताने का प्रयास करें तो जो है किस अभिप्रेरक को मनोवैज्ञानिकों ने जैविक तथा अर्जित दोनों ही श्रेणियों में रखा है? तो किसको रखा है? प्यास जो है वो जो है कैसी है भाई, वो जैविक भी है और अर्जित भी है। ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने।
जिस अभिप्रेरकों को व्यक्ति सामाजिक वातावरण में सीखता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन अभिप्रेरकों को व्यक्ति सामाजिक वातावरण में सीखता है उसे क्या कहा जाता है? बताने का प्रयास करें सभी लोग। ऑप्शन ए दिया है आपको जन्मजात अभिप्रेरक कहा जाता है, ऑप्शन बी दिया है अर्जित अभिप्रेरक कहा जाता है, ऑप्शन सी दिया है अन्वेषण जो है अभिप्रेरक कहा जाता है, ऑप्शन सी दिया है फलकारी अभिप्रेरक कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अर्जित अभिप्रेरक कहा जाता है उसको। जिन अभिप्रेरकों को व्यक्ति सामाजिक वातावरण में सीखता है अर्थात स्वयं सीखता है, सामाजिक वातावरण में रह करके सीखता है, उसे अर्जित अर्थात खुद के द्वारा अर्जित किया हुआ अभिप्रेरक कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, उपलब्धि आवश्यकता के क्षेत्र में, उपलब्धि आवश्यकता के क्षेत्र में प्रथम महत्वपूर्ण कार्य निम्नांकित में से किसके थे? उपलब्धि आवश्यकता के क्षेत्र में प्रथम महत्वपूर्ण कार्य निम्नांकित में से किसके थे अर्थात किस विद्वान के थे? तो ऑप्शन ए दिया है मैककिली मतलब कि जो है मैककिलैंड मतलब मैककिलैंड के, या ऑप्शन बी दिया है एटकिंसन के, ऑप्शन सी दिया है बैंडुरा के, और ऑप्शन डी दिया है स्पेंस के। ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं कि पढ़ने में दिक्कत होने लगती है। अरे मैककिलैंड, ये जो है एटकिंसन, बैंडुरा, स्पेंस, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। तो मैं चलिए, उपलब्धि आवश्यकता के क्षेत्र में प्रथम महत्वपूर्ण कार्य निम्नांकित में से किसके थे भाई? बताने का प्रयास करें किसके थे भाई। तो इस उपलब्धि आवश्यकता के क्षेत्र में जो प्रथम महत्वपूर्ण कार्य है उसमें सबसे नाम जो है आपका मैककिलैंड। ओके, यही है ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक है? निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक है? ऑप्शन ए दिया उपलब्धि की आवश्यकता, ऑप्शन बी दिया है आपको संबंधन की आवश्यकता, ऑप्शन सी दिया है सत्ता की आवश्यकता, ऑप्शन सी दिया है नींद की आवश्यकता। तो जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो नींद की आवश्यकता जो है ये जन्मजात अभिप्रेरक होती है। ऑप्शन इसका ए वाला जो है डी वाला करेक्ट है, डी वाला करेक्ट है। जन्म नींद की आवश्यकता जो है ये जन्मजात अभिप्रेरक होता है, ये अर्जित अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, उपलब्धि आवश्यकता संबंधन सत्ता ये सब जो है अर्जित है। अगला है, अगला प्रश्न आपके सामने, संप्रत्यय अभिप्रेरणात्मक चक्र के तत्व हैं। संप्रत्यय अभिप्रेरणात्मक चक्र के तत्व हैं। ऑप्शन ए दिया है आवश्यकता है, ऑप्शन बी दिया है प्रणोद, या फिर सी दिया है प्रोत्साहन, या डी दिया है ये सभी। तो जब भी आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर, ताकि आप लोग अभी हमेशा सचेत रहे। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए खास करके एक ट्रिक मैंने एक प्रकार से ये अनुभव करा है कि जहाँ पर भी कभी ऐसे पूछा जाएगा कि संप्रत्यय अभिप्रेरणात्मक चक्र के तत्व हैं या कारण है या विशेषता है, ये सब पूछा जाएगा, तो वहाँ पर जो है लिखा रहता है आपका, अगर किसी प्रश्न में आपका है लिखा रहेगा, हाँ लिखा रहेगा, इसका मतलब जो है अगर ऑप्शन सी में ए और बी दोनों दिया है तो करेक्ट आंसर वो होगा। अगर जो है आपका ये सभी दिया है तो करेक्ट आंसर हमेशा और हमेशा वही होगा। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव वाले। अगर आपको यहाँ पर लास्ट में है दिया है, अगर पूछा गया तत्व पूछा गया, कारण पूछा गया, परिणाम पूछा गया किसी चीज़ का, या किसी चीज़ की विशेषता बताई गई, या इसी प्रकार से कोई अन्य चीज़ बताई गई, तो उसमें अगर है दिया है लास्ट में, मतलब कि बिंदी लिखी है हा के ऊपर, है लिखेगा तो एक प्रकार से एक ही तत्व होगा। लेकिन अगर है दिया है, यह संप्रत्यय अभिप्रेरणात्मक चक्र के तत्व हैं, अब हैं से पता चला कि ये बहुवचनात्मक चीज़ों की पूछ रहा, अर्थात दो से अधिक होंगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि सी में तो आपका ए और बी दिया नहीं है, और डी में ये दोनों दिया है, तो आपका ये सभी दिया है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आपका यही सभी होगा। ओके, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संप्रत्यय अभिप्रेरणात्मक चक्र के तत्व कौन से हैं? जो है ये सभी हैं, अर्थात प्रणोद भी है, आवश्यकता भी, प्रोत्साहन भी है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है भाई? अभिप्रेरणा कितने प्रकार की है? ऑप्शन ए दिया है 3 प्रकार की, बी दिया है 2 प्रकार की, सी दिया है 4 प्रकार की, और डी दिया 5 प्रकार की। तो अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है भाई? अभिप्रेरणा माने होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है? मोटिवेशन मुश्किल से मेरे प्यारे दोस्तों बात की है तो 2 प्रकार का होता है मोटिवेशन। ओके, आपका 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं? संघर्ष कितने प्रकार के होते हैं? आपको ऑप्शन ए दिया है 2 प्रकार का, बी दिया है 3 प्रकार का, सी दिया 4 प्रकार का, और डी दिया आपका 4 प्रकार का। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों में 4-4 प्रकार दिया है, तो करेक्ट आंसर का क्या होगा भाई? 4 प्रकार के होते हैं। संघर्ष जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी लगाइए चाहे सी लगाइए, दोनों करेक्ट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है मेरे भाई, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, फटाफट से देखने का प्रयास करें मेरे भाई। चलिए, अगला प्रश्न है, भूख की उत्पत्ति का आधार सर्वप्रथम किससे स्पष्ट हुआ? मतलब भूख की उत्पत्ति का आधार सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया?
भूख की उत्पत्ति का आधार सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन ए दिया है कैनन व बासबर्न ने, ऑप्शन बी दिया है चलर ने, ऑप्शन सी दिया डार्विन ने और ऑप्शन डी दिया लैम्स ने। तो भूख की उत्पत्ति का आधार सबसे पहले जो किया था किसने किया था? कैनन और वासबर्न दोनों ने मिलकर के किया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का आवश्यकता अनुक्रमित मिकता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अभिप्रेरणा का आवश्यकता अनुक्रमित अनुक्रमिकता सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कौन है? ऑप्शन ए है बेस्टलर, ऑप्शन बी है बोरिंग और ऑप्शन सी है मैस्लो और ऑप्शन डी है आपके रॉबिन्स। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो अभिप्रेरणा का आवश्यकता अनुक्रमिकता का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं आपके बेस्टलर। कौन है भाई? बेस्टलर। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर कि मनोविज्ञान का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? ऑप्शन ए चेतना का विज्ञान, ऑप्शन बी है आत्मा का विज्ञान, ऑप्शन सी है मन का विज्ञान, ऑप्शन डी है व्यवहार का विज्ञान। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो मनोविज्ञान का जो सर्वोत्तम अर्थ है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान। यही अब आप जाकर के दोनों ने माना है व्यवहार का विज्ञान। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? ऑप्शन ए है जीवित प्राणियों का, ऑप्शन बी है पशु का, ऑप्शन सी है मानव का और ऑप्शन डी दिया इनमें से किसी का नहीं। तो भाई मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगर यहाँ पर मनु और पशु व्यवहार का अध्ययन देता तो वो भी करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर आपको जीवित प्राणियों का दिया तो ये भी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक अकेले पशु का भी नहीं करता ना मानव का करता है, ये जीवित प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन करता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान क्या है? ऑप्शन ए है कला है, ऑप्शन बी है विज्ञान है, ऑप्शन सी है कला तथा विज्ञान दोनों है, ऑप्शन डी है आपका तर्कशास्त्र है। बताने का प्रयास करें तो मनोविज्ञान जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान जो है वो विज्ञान है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान? अभी पहले हमने प्रश्न डिस्कस किया था। ऑप्शन ए विधायक है, ऑप्शन बी है प्राकृतिक विज्ञान है, ऑप्शन सी है नियामक विज्ञान है, ऑप्शन डी दिया है जीव विज्ञान है। तो मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है मेरे प्यारे दोस्तों? मनोविज्ञान जो है विधायक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? विधायक विज्ञान है। ऑप्शन इसका जो है मतलब एक प्रकार से विधि के अनुसार है, मतलब विधायक विज्ञान है मनोविज्ञान जो है। ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया निरीक्षण निरीक्षण क्या है? नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया निरीक्षण क्या है? ऑप्शन ए है अंतर्दर्शन, ऑप्शन बी है प्रयोग, ऑप्शन सी है निरीक्षण और ऑप्शन डी दिया है सर्वेक्षण। तो नियंत्रित परिस्थितियों में जब परिस्थिति नियंत्रित हो उस समय जो कोई निरीक्षण किया आता तो उस निरीक्षण को क्या कहते हैं? उसको हम प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसको हम प्रयोग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि का जनक कौन है? मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि का जनक कौन है? ऑप्शन ए दिया है वुंट, ऑप्शन बी दिया है वाटसन, ऑप्शन सी दिया फ्रायड और डी दिया आपका फेकनर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बताने का प्रयास करें। फटाफट से एक बार प्रयास जरूर करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि का जनक कौन है भाई? मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि का जो जनक है वो कौन है? वुंट महोदय हैं। कौन है? वुंट। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन है 1860 में, ऑप्शन बी है 1869 में, ऑप्शन सी है 1879 में, ऑप्शन डी है 1883 में। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से बताने का प्रयास करें। तो हमने पहले भी आपको बताया, अभी भी जो है 1889 ईस्वी में, मतलब कि 19 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन है कोलकाता, बी है दिल्ली, सी है मुंबई और डी है चेन्नई। तो भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो स्थापित की गई थी वो स्थापित की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर? जो है कोलकाता में स्थापित की गई थी। कब? 1800 जो है इसी में 79 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निरीक्षण विधि में किसका अधिक प्रयोग किया जाता है? निरीक्षण विधि में सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कानों का, ऑप्शन बी है वाणी का, ऑप्शन सी है नेत्रों का, ऑप्शन डी है इन सभी का। तो निरीक्षण विधि में किसका अधिक प्रयोग किया जाता है? किसका अधिक प्रयोग किया जाता है भाई? तो इसमें नेत्रों का जो होता है निरीक्षण में अधिक मात्रा में नेत्रों का अर्थात आंखों का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा। चलिए अभी मैं लाने का प्रयास करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने विजुअल हो पा रहा होगा, देखें फटाफट से। चलिए प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न है आपके सामने कि अनुभव तथा क्या है? बताने का प्रयास करें। चलिए फटाफट से प्रश्न आपके सामने क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आपके सामने प्रश्न है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप आने वाले व्यवहार
अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप, मतलब अनुभव करने के बाद में या प्रशिक्षण के बाद में उसके फलस्वरूप आने वाला जो व्यवहार होता है उसके परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अधिगम कहते हैं, बी है बुद्धि कहते हैं, सी है विकास कहते हैं, डी है आपका व्यक्तित्व कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अधिगम कहते हैं। अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप आने वाले व्यवहार के परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम अर्थात सीखना अर्थात लर्निंग कहते हैं। ओके, ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है सूझ का, ऑप्शन बी अनुबंधन का, ऑप्शन सी है प्रयास एवं त्रुटि का, ऑप्शन सी है उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो थॉर्नडाइक महोदय ने अनुभव के जो सिद्धांत थे वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। किसका? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका? थॉर्नडाइक महोदय का, जो कि सीखने से संबंधित है अर्थात अधिगम से। अधिगम माने होता सीखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन अनुबंधन का प्रयोग किसने किया था? ए है स्किनर महोदय ने, बी है पावलाव ने, सी है थॉर्नडाइक ने और डी है कोहलर ने। तो प्राचीन अनुबंधन का मतलब प्राचीन अनुबंधन में प्रयोग किसने किया था भाई? तो पावलाव महोदय ने किया था। किसने? पावलाव महोदय ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के, प्रश्न क्या है? किस प्रकार के अधिगम में प्रतिक्रिया पुरस्कार का कारण बनती है? किस प्रकार के अधिगम में प्रतिक्रिया पुरस्कार का कारण बनती है? ऑप्शन ए है नियमित अनुबंधन में, ऑप्शन बी है प्रयास एवं त्रुटि में, ऑप्शन सी है प्राचीन अनुबंधन में, ऑप्शन आपका डी है किसी में नहीं। किस प्रकार के अधिगम में प्रतिक्रिया पुरस्कार का कारण बनती है? बताने का प्रयास करें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस प्रकार के अधिगम में प्रतिक्रिया पुरस्कार का कारण बनती है? तो नियमित अनुबंधन में जो होता है प्रतिक्रिया जो होती है पुरस्कार का कारण बनती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा, नियमित अनुबंधन में। अगला प्रश्न है आपके सामने, थॉर्नडाइक महोदय द्वारा प्रतिपादित अधिगम का कौन सा नियम नहीं है इनमें से? आपका ऑप्शन में ए दिया है अभ्यास, बी दिया समानता, सी दिया प्रभाव और डी दिया तत्परता। तो पूछ रहा है कि थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित अधिगम का कौन सा नियम नहीं है? तो भाई समानता वाला जो है ये नहीं है, बाकी अभ्यास, प्रभाव, तत्परता ये तीनों इनके नियम में आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तित्व शब्द का अर्थ लिया जाता है, व्यक्तित्व माने क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है पर्सोना से तात्पर्य है इसका, या बी दिया शरीर से, या सी दिया चेतना से, या फिर डी दिया चरित्र से। तो व्यक्तित्व का शब्द किस अर्थ के अर्थ में लिया जाता है? तो पर्सोना के अर्थ में लिया जाता है। किसके अर्थ में? पर्सोना के अर्थ में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तित्व माने होता है आपका जो आप कहते हैं कि व्यक्तित्व माने अंग्रेजी में एक शब्द आप लोगों की ये इनकी पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी माने क्या होता है? पर्सनालिटी जो शब्द है वो पर्सोना से ही बना है। ओके, ध्यान रखेंगे। जो पर्सनालिटी शब्द है आपका पर्सोना से बना है और उसी पर्सोना से जो है अर्थ लिया जाता है किसका? व्यक्तित्व का। ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने, पावलाव ने अधिगम से संबंधित अपने प्रयोग किस पर किए थे? तो पावलाव ने अधिगम से संबंधित जो अपना प्रयास था किस पर किया था? ऑप्शन ए बिल्ली पर, बी है चूहा पर, सी है कुत्ता पर और डी है मुर्गी पर। तो पावलाव ने जो किया था आप अधिगम से संबंधित अपने प्रयोग वो किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जब अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक संबंधित हो जाता है तो यह किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? ऑप्शन ए दिया सूझ के द्वारा अधिगम, ऑप्शन बी दिया प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन सी दिया प्रयत्न एवं भूल अधिगम, या ऑप्शन डी दिया नियमित अनुबंधन। तो जब अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक संबंधित हो जाता है तो इस प्रकार का जो एक प्रकार से वो होता है अधिगम होता है, वो कौन सा अधिगम कहलाता है? वो प्राचीन अनुबंधन वाला अधिगम कहलाता है। क्या? वो प्राचीन अनुबंधन का अधिगम कहलाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कोहलर महोदय का जो सूझ का सिद्धांत है, कोहलर महोदय ने सूझ के अपने सिद्धांत के लिए प्रयोग किस पर किए थे? इन्होंने कोहलर महोदय ने ऑप्शन ए दिया सुल्ताना नामक बनमानुस पर, ऑप्शन बी दिया बंदर पर, ऑप्शन सी दिया कुत्ते पर, ऑप्शन डी दिया बच्चों पर। तो कोहलर महोदय जो हैं वो सुल्ताना नामक बनमानुस पर जो है वो अपना जो सिद्धांत जो सूझ का सिद्धांत है वो करते हैं। और सूझ का सिद्धांत इनका क्या था? सुल्ताना नामक बंदर पर क्या क्या था कि जो है 11 बंदर थे और 11 बंदर में जो एक प्रकार से जो एक बंदर था उसका नाम था जो थोड़ा सा बनमानुस जो थे वो थोड़ा सा क्या था मतलब कि थोड़ा सा बुढ़ा था, थोड़ा सा लोगों से बड़ा था, तो सुल्ताना उसका नाम था। और वो हुआ क्या कि एक कमरे में सारे के सारे बंदरों को उसने बंद कर दिया। किसने? कोहलर ने। अब बंद करने के बाद में हुआ कि जब ये बंदर लोग सभी बंद हैं और उसमें क्या कर दिया कि एक बेंच जो है कोने पर रख दी, एक बेंच कोने पर रख दी और ऊपर जो है बीच में जो है एक प्रकार से चुल्ला लगा हुआ। चुल्ला मतलब समझते हैं ना, जो सरिया वाला होता है ना, सरिया को टेढ़ा करके जो है छत से लटका दिया जाता है जिसमें कोई चीज़ आप बांध दो, तो उसी में जो है एक केला दर्जन जो है उसी में लटका दिया। किसने? कोहलर महोदय ने। और जब वहाँ पर एक केला लटका दिया वहीं पर जो है छत में, और यहाँ से क्या था कि बंदर जो थे वो कूद करके उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। अब सारे के सारे बंदर जो थे वो कूद कूद करके उस
केले को खाने का प्रयास कर रहे थे। दरवाजा को बंद कर लिया था किसने? कोहलर महोदय ने। अब बंद करने के बाद में सारे बंदर कूद कूद करके 10 के 10 बंदर थक गए, लेकिन एक बंदर वहीं पर चुपके से बैठा हुआ था। जब सारे के सारे बंदरों की जो एक प्रकार से ऊर्जा थी समाप्त हो जाती, क्षीण हो जाती, सभी थक जाते हैं और थक करके निराश होकर के बैठ जाते हैं, उस समय एक बंदर था, उस बंदर का नाम था बनमानुस था, उसका नाम था सुल्ताना। और उस सुल्ताना नाम के बंदर ने क्या किया कि वो जो टेबल किनारे रखी हुई थी उस टेबल को उठाया और उस टेबल को बीच में रखा और उस पर चढ़ करके और उस जो है केले को पकड़ करके उतार लिया। तो इस प्रकार से ये सूझ उसके अंदर विकसित हुई कि आखिरकार कूदने से तो नहीं मिलेगा, तो दिमाग लगाने लगा कि आखिरकार किससे मिलेगा। तो देखा कि वहां पर टेबल रखी है थोड़ी सी ऊंची, अगर इस पर हम चढ़ करके जो है केला खाएंगे तो हमें केला खाने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सूझ का सिद्धांत था, कोहलर महोदय ने दिया था। ये चीजें है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो सुल्ताना नामक बनमानुस पर क्या था। अगला प्रश्न है आपके सामने, पावलोव ने अनुबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे जो है सर्वोच्च स्थान दिया है। ऑप्शन ए है पुनर्बलन पर, ऑप्शन बी है प्रासंगिकता पर, ऑप्शन सी है समीपता पर और ऑप्शन डी है निष्प्रभवन पर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो पावलोव ने जो है मेरे प्यारे दोस्तों अनुबंधन सिद्धांत में जो है आपका जो समीपता होती है ना, उसी को सर्वोच्च स्थान दिया। किसको? समीपता को। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। संवेग को प्राणी की क्या दिया है प्रश्न देखिए सभी लोग फटाफट से। संवेग को प्राणी की एक अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसकी? लक्ष्य और अवरोध की अवस्था के रूप में, या क्रिया निर्देशक शक्ति की अवस्था के रूप में, या उत्तेजना की अवस्था के रूप में, या फिर तत्परता की जो है एक प्रकार से उसके रूप में। तो बताने का प्रयास करें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संवेग को प्राणी की उत्तेजना की एक अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उत्तेजना की, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संवेग के प्रश्न है आपके मेरे प्यारे दोस्तों कि संवेग के किस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक परिवर्तन को पहले तथा संवेग की अनुभूति को बाद में जो है स्थान दिया जाता है, या फिर उसको बाद में माना गया है। ये आप जो है बताने का प्रयास करें किस सिद्धांत में। ऑप्शन ए दिया है कैनन बोर्ड के सिद्धांत में, ऑप्शन सी दिया है जेम्स लाजे के सिद्धांत में, ऑप्शन सी है लीपर का प्रेरणात्मक सिद्धांत में, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो संवेग के जो है आपका जो जेम्स लांजे का सिद्धांत है उसके अनुसार शारीरिक परिवर्तन को पहले तथा संवेग की अनुभूति को बाद में स्थान दिया गया है। तो जेम्स लांजे का सिद्धांत ऑप्शन बी में दिया, यही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डॉट 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 के अनुसार शारीरिक परिवर्तन एवं संवेग की अनुभूति साथ साथ होती है। जेम्स लांजे के संवेग सिद्धांत के अनुसार, या कैनन वार्ड के संवेग के अनुसार, या लीपर का प्रेरणात्मक सिद्धांत के अनुसार, या इनमें से किसी के अनुसार नहीं। तो बताने का प्रयास करें सभी लोग, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो कैनन वार्ड का संवेग सिद्धांत जो है उसके अनुसार शारीरिक परिवर्तन एवं संवेग की अनुभूति जो होती है वो साथ साथ होती है। किसके अनुसार? कैनन वार्ड का संवेग सिद्धांत जो है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है मास्लो अचेतन प्रेरक, ऑप्शन बी दिया कैनन बोर्ड हाइपो जो है एक प्रकार से हाइपोथैलेमिक संवेग सिद्धांत, ऑप्शन सी है जेम्स लांजे संवेग केंद्रीय सिद्धांत, और ऑप्शन डी दिया है फ्रायड आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो इनमें से कौन सा युग्म सत्य है? इनमें से कौन सा युग्म सत्य है? इनमें से कौन सा युग्म जो है असत्य है? मतलब कि इनमें से तीन चारों में से एक केवल एक जो है सत्य है, बाकी सब के सब क्या है? असत्य हैं। अभी आपको छांटना है कि इसमें सत्य कौन सा है। तो कैनन वार्ड जो हाइपोथैलेमिक संवेग का सिद्धांत है ये इन्हीं का, कैनन महोदय का है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, बी वाला राइट आंसर है, यही वाला। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणी में उत्पन्न संवेगों का अनुपालन कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए मांसपेशीय परिवर्तन के द्वारा, ऑप्शन बी है आंतरिक परिवर्तन के द्वारा, ऑप्शन सी है व्यवहार परक परिवर्तन के द्वारा, ऑप्शन डी है इन सभी के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो प्राणी में उत्पन्न संवेगों का अनुमान जो होता है वह आंतरिक परिवर्तन के द्वारा भी लगाया सकता है, मांसपेशीय परिवर्तन के द्वारा भी लगाया सकता है, और व्यवहार परक परिवर्तन के द्वारा भी लगा सकता है, अर्थात इन सभी के द्वारा लगा सकता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, संवेगों को जानने का सर्वाधिक प्रचलित तरीका जो है वो कौन सा है। संवेगों को जानने का सर्वाधिक प्रचलित तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है मुखाभिव्यक्ति के द्वारा स्मृति, ऑप्शन बी दिया है हस्तलेख के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है भाषा अभिव्यक्ति के द्वारा, ऑप्शन डी दिया है आपको इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो संवेगों
को जानने का जो सर्वाधिक प्रचलित तरीका है वो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? वो तरीका है आपका मुखाभिव्यक्ति द्वारा स्मृति। मुख अभिव्यक्ति के द्वारा जो स्मृति है वो संवेगों को जानने का सर्वाधिक एक प्रकार से तरीका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है आपके सामने, संवेगों के में मतलब संवेगों में होने वाले सांस की गति में परिवर्तन मापने के लिए निम्नांकित में से कौन से अनुपयुक्त हैं? ऑप्शन ए दिया है न्यूमोग्राफ, ऑप्शन बी दिया है आपका शरीर जो है पेलिथोमोग्राफ, और ऑप्शन सी है गैसोमीटर, ऑप्शन डी दिया क्रोनोमीटर। तो अनुपयुक्त है पूछ रहा है, उपयुक्त नहीं पूछ रहा। उपयुक्त तो इनमें से तीन है, ये हैं, एक इनमें से अनुपयुक्त है संवेग में होने वाले सांस के जो परिवर्तन है उनको मापने के लिए। तो बताने का प्रयास करें कौन सा अनुपयुक्त है। तो कौन सा अनुपयुक्त है मेरे प्यारे दोस्तों इनमें से? वो है आपका जो न्यूरोग्राफ होता है, ये अनुपयुक्त है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, संवेग की उत्पत्ति के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए दिया है उद्दीपक परिस्थिति, क्या दिया है भाई? उद्दीपक परिस्थिति का होना। ऑप्शन बी दिया है ज्ञानेंद्रिय का दुरुस्त होना। ऑप्शन सी दिया है प्रामिस्त किए बल का होना। ऑप्शन डी दिया है तंत्रिका संचरण का होना। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो संवेग की उत्पत्ति के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो तंत्रिका मतलब कि संरचरण का होना। क्या? तंत्रिका संचरण का होना जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संवेग का हाइपोथैलेमस सिद्धांत कौन सा है? संवेग का हाइपोथैलेमस सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन दिया है जेम्स लाजे का सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया कैनन बार्ड का सिद्धांत, ऑप्शन सी दिया है संज्ञात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी दिया है सक्रियता सिद्धांत। तो संवेग का जो हाइपोथैलेमस सिद्धांत है वो मेरे प्यारे दोस्तों कैनन बार्ड का सिद्धांत है। किसका? कैनन बार्ड का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संवेग का परिधीय सिद्धांत कौन सा? संवेग का परिधीय सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन बी ए दिया है आपका कैनन बार्ड का सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया जेम्स लाजे का सिद्धांत, ऑप्शन सी है संज्ञात्मक सिद्धांत, और ऑप्शन डी है सक्रियता का सिद्धांत। तो संवेग का जो परिधीय सिद्धांत है वो कौन सा है? जो परिधीय सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्तों वो जेम्स लाजे का सिद्धांत जो है वही परिधीय सिद्धांत है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुका है। इन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करें। प्रश्न है आपके सामने कि भूख की उत्पत्ति होती है, भूख की उत्पत्ति किससे होती है? ऑप्शन ए है दर्द से, ऑप्शन बी है बहुत देर से भोजन नहीं करने से, ऑप्शन डी है सी है आमाशय की मांसपेशियों में संकुचन होने से, या डी दिया है रक्त में शुगर बढ़ने से। तो भूख की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है भाई? तो आमाशय की मांसपेशियों के संकुचन से जो होता है वो भूख की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने, पूर्व अनुमान को वर्तमान चेतना में लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पूर्व अनुमान को वर्तमान चेतना में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्मरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मरण कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अधिगम करने के बाद तुरंत धारणा की जांच किस प्रकार का स्मरण कहलाता है? अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं और तुरंत उसके बाद में कोई धारणा की जांच करनी होती है उसकी कि हमने सीख पाया कि नहीं सीख पाया, तो वो किस प्रकार का स्मरण कहलाता है? दीर्घकालिक या अल्पकालिक या अस्थायी या फिर तत्कालिक? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई मेरे प्यारे दोस्तों? तो पूर्व अनुमान को वर्तमान चेतना में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों स्मरण। स्मरण का अगला प्रश्न क्या है कि अधिगम, एक प्रश्न आपका शायद छूट गया, ये वाला, ये प्रश्न छूट गया। स्मरण का कौन सा कारक नहीं है? हाँ, स्मरण का कौन सा कारक नहीं है? तो भाई स्मरण का कौन सा कारक नहीं? प्रेरणा जो है ये जो है स्मरण का कारक नहीं, जबकि अधिगम, पुनः स्मरण और पहचान ये जो है स्मरण के कारक हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अधिगम करने के बाद तुरंत धारणा की जांच किस प्रकार का स्मरण कहलाता है? तो वो स्मरण जो कहलाता है वो अल्पकालिक जो है स्मरण कहलाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अल्पकालिक स्मृति में प्रश्न है आपके सामने कि अल्पकालिक स्मृति में कितने समय तक अनुभव रहते हैं? अल्पकालिक स्मृति में कितने समय तक अनुभव रहते हैं? ऑप्शन ए दिया 30 सेकंड कम, मतलब 30 सेकंड से भी कम, ऑप्शन बी दिया है 30 सेकंड से अधिक, ऑप्शन सी दिया अस्थायी, और ऑप्शन डी दिया 1 घंटे तक। तो अधिगम जो है अल्पकालिक स्मृति के मतलब अल्पकालिक स्मृति में कितने समय तक अनुभव रहता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो 30 सेकंड से भी कम तक अनुभव रहता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जब पूर्व अनुभव को वर्तमान में चेतना में लाने में असफलता होती है, जब पूर्व का अनुभव जो है उसको वर्तमान में लाने में चेतना मतलब वर्तमान चेतना में लाने में असफलता होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं? जब पूर्व अनुभव को वर्तमान में चेतना मतलब कि वर्तमान चेतना में लाने में असफलता होती है तो उसे विस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विस्मरण कहते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जब एक प्रकार का अधिगम दूसरे प्रकार के अधिगम में बाधा पहुंचाता है, अर्थात कोई चीज़ आप सीख रहे हो और दूसरा कोई सीखने वाला हो, तो उसमें जब बाधा मतलब कि कोई चीज़ सीख रहे हो फिर दूसरी कोई चीज़ आपको सीखनी है और दोनों एक दूसरे सीखने में बाधा पहुंचा रहे हो, तो यह क्या कहलाता है?
ए ऑप्शन है स्मरण कहलाता है, बी है धारणा कहलाती है, फिर सी है व्यक्तिकरण कहलाता है, या फिर डी दिया है जो है विस्मरण कहलाता है। तो जब एक प्रकार का अधिगम दूसरे प्रकार के अधिगम में बाधा पहुंचाता है तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, व्यतिकरण। ओके, क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, सी वाला राइट है। अगला प्रश्न है, म्यूलर तथा जो है पिलजेकर ने किस प्रकार के व्यतिकरण का सर्वप्रथम अध्ययन किया। म्यूलर तथा पिलजेकर ने किस प्रकार के व्यतिकरण को सर्वप्रथम मतलब उसका सर्वप्रथम अध्ययन किया, किस प्रकार के व्यतिकरण का, किसने, म्यूलर तथा पिलजेकर ने। तो किस प्रकार का किया था, तो इन्होंने इन दोनों ने मेरे प्यारे दोस्तों जो है किसका किया था, पृष्ठोन्मुख जो है एक प्रकार से पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण का अनुभव किया था, पृष्ठोन्मुख का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विस्मरण की मात्रा किस प्रकार की सामग्री में अधिक होती है। ऑप्शन है निरर्थक, बी है सार्थक, और डी दिया है आ तथा ब दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो विस्मरण की जो मात्रा होती है, विस्मरण की जो मात्रा होती है मेरे प्यारे दोस्तों वो निरर्थक जो है प्रकार की सामग्री में अधिक होती है। ओके, ऑप्शन ए दिया है वही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विस्मरण पर सर्वप्रथम प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया था। ऑप्शन ए दिया है ए बिंगास ने किया था, ए बी दिया है रीड ने किया था, सी दिया है गिब्सन ने किया था, और डी दिया है म्यूलर जो है पिलजेकर ने किया था। तो विस्मरण पर सर्वप्रथम प्रयोगात्मक अध्ययन जो किया था वो किसने किया था, वो ए बिंगहास ने किया था। किसने किया था, ए बिंगहास ने किया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि धारणा के मापन की कौन सी विधि है। धारणा के मापन की कौन सी विधि है। ऑप्शन ए दिया बचत, बी दिया पुनर्रचना, सी दिया पुनः स्मरण, और डी दिया है ये सभी। तो भाई धारणा के मापन की कौन सी विधि है, धारणा के मापन की कौन सी विधि है, ये सभी विधियां जो है धारणा के मापन की हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने कि विस्मरण के किस सिद्धांत में, विस्मरण के किस सिद्धांत में, प्रश्न क्या है कि विस्मरण के किस सिद्धांत में जो है स्मृति चिन्हों के ह्रास को महत्व प्रदान की गई है। जो है स्मृति चिन्हों के ह्रास को महत्व प्रदान की गई है। ए है अनुप्रयोग में, बी है जो है तनन समाकलन में, और बी सी दिया है व्यतिकरण में, और डी दिया इन सभी में। तो भाई बताने का प्रयास करें तो विस्मरण के अनुप्रयोग सिद्धांत में स्मृति चिन्हों को ह्रास को महत्व प्रदान की गई है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, व्यतिकरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो व्यतिकरण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्यक्तित्व मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो व्यक्तित्व मापन की जो सर्वोत्तम विधि है वो प्रक्षेपण विधि जो है वो ही मानी जाती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से प्रक्षेपण विधि कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए है टीएटी नहीं है, बी है रोरसा नहीं है, सी है आत्मकथा नहीं है, और डी है आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो निम्नलिखित में से प्रक्षेपण विधि कौन सी नहीं है, तो जो आत्मकथा यही नहीं है, बाकी सब है। आपका ऑप्शन यही सी वाला है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व के किसने दिए। अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं। ऑप्शन ए फ्रायड, बी है युंग, सी है एडलर, और डी है आलपोर्ट। किसने बताया भैया अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के प्रकार, किसने बताया है, युंग महोदय बताते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधोलिखित में से किसे संवेदी स्मृति में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए प्रासंगिकता स्मृति को, ऑप्शन बी है अर्थगत स्मृति को, ऑप्शन सी है प्रतिध्वनि स्मृति को, और ऑप्शन डी है कार्यविधि स्मृति को। तो अधोलिखित में से किसे संवेदी स्मृति में रखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिध्वनि जो स्मृति है इसको रखा जा सकता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्धि का राजतंत्रीय सिद्धांत कौन सा है इनमें से। बुद्धि का राजतंत्रीय सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन है दिया एकत्व मतलब कि एकत्व सिद्धांत है, या फिर द्विकारक सिद्धांत मतलब कि द्विकारक सिद्धांत है, या फिर प्रतिदर्श सिद्धांत है, या फिर बहुकारक सिद्धांत है। तो बुद्धि का राजतंत्रीय जो सिद्धांत है वो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, बुद्धि का राजतंत्रीय सिद्धांत जो है वो बहुकारक सिद्धांत है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गिलफोर्ड के सिद्धांत में कितने कारक हैं। गिलफोर्ड के सिद्धांत में कितने कारक हैं। ऑप्शन 120, बी है 150, सी है 125, और डी है 100 मतलब कि 100। तो गिलफोर्ड के सिद्धांत में कितने कारक हैं, 150 कारक हैं। ऑप्शन इसका 150 कारक बी वाला। अगला प्रश्न आपके सामने, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत कौन सा है। बुद्धि का त्रिविमीय जो सिद्धांत है वो कौन सा है। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन ए है समूह तत्व सिद्धांत, बी है प्रतिदर्श सिद्धांत, सी है गिलफोर्ड का सिद्धांत, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत है गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है इसी को बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, देखिए फटाफट से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को मिलाइए। मिलाना कैसे इसको, तो भाई प्रयास और जो है भूल का सिद्धांत जो था किसने दिया था,
प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसका? थॉर्नडाइक का। तो ए का जो जाकर के क्या मिलेगा? चौथा मिलेगा। आपसे अगला प्रश्न आपका दिया है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था मेरे प्यारे दोस्तों? प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो पावलोव महोदय ने दिया था। किसने दिया था? पावलोव ने। तो पहले का आप करके जाकर के किससे मिलेगा? दूसरे से मिलेगा, ये वाला होगा। अगला है नैमित अनुबंधन। तो नैमित अनुबंधन का जो सिद्धांत है किसने दिया था? नैमित अनुबंधन का जो सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्तों ये स्किनर महोदय ने दिया था। तो आपका ये सामने सामने मिला दीजिए, तीसरा वाला कि तीसरे मिल जाएगा। और ये बचा और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो ये किसने दिया था भाई? तो ये कोहलर महोदय ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो ये इस प्रकार से आपका मिल गया। ओके, तो आपसे एग्जाम से प्रश्न, यहाँ से आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। पहला क्या कि प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव महोदय ने। नैमित अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया भाई? कोहलर महोदय ने। तो ये तीन चीज क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है अनुमानसिकता। क्या प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने? अनुमानसिकता का वास्तविक निर्धारण है। ऑप्शन है गुणसूत्र, बी है जीन्स, और डी है वातावरण, और डी है होमोस्टेटिस। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो अनुमानसिकता का वास्तविक निर्धारण कौन करता है? जीन्स करते हैं। कौन करते हैं? जीन्स करते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुका है बुद्धि लब्धि को लेकर के। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। प्रश्न है मेरे भाई, क्या प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है, अर्थात बुद्धि को माने होता है इंटेलिजेंस और लब्धि माने होता है क्वोशंट। तो बुद्धि लब्धि को अंग्रेजी में इंटेलिजेंट क्वोशंट के नाम से जाना आता है। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको आईक्यू के नाम से जानते हैं। सभी लोगों को पता होगा ना आईक्यू। कहते हैं तुम्हारा आईक्यू बहुत कम है, तुम्हारा आईक्यू बहुत ज़्यादा है, तो वही आईक्यू होता है इंटेलिजेंट क्वोशंट। तो वही पूछ रहा है इसका सूत्र क्या होता है। किसी का आईक्यू अगर आपको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? ऑप्शन है मानसिक आयु बटे कुल आयु होता है, या बी दिया है कुल आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, या सी दिया है आपको मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये होता है। फिर इनमें से कोई सूत्र नहीं होता। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है मेरे पास तो बताने का प्रयास करें। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो होता है वो कौन सा होता है? बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है मेरे पास दोस्तों, कौन सा सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का? बताने का प्रयास करें। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अर्थात कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं उसकी मानसिक आयु जो है कम है, मतलब मानसिक आयु उसकी मान लेते हैं, मतलब वो कितने साल का है, मान लेते हैं कि वो 12 साल का है। 12 साल का है लेकिन वो 5 साल बच्चे जैसी क्या कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है। मान लेते हैं 5 साल बोल दीजिए। कोई व्यक्ति 20 साल का है, कोई व्यक्ति मान लेते 20 साल का, तो ये 20 साल जो है, कोई व्यक्ति 20 साल का है, तो ये इसकी क्या है? ये इसकी वास्तविक आयु है कि वो व्यक्ति 20 साल का है। ठीक, मानसिक आयु क्या होगी? वो कि वो 10 साल के बच्चों के तरीके से या 5 साल के बच्चों के तरीके से क्या कर रहा है? वो 5 साल, मान लेते 5 साल के बच्चों के तरीके से उसका जो मानसिक आयु है, अर्थात वो मन से अभी 5 साल का ही हुआ है, अर्थात उसकी जो एक प्रकार से योग्यता है, मानसिक योग्यता है, वो 5 साल के बच्चों जैसी है। तो क्या करेंगे? वो 5 साल की उसकी क्या हो जाएगी? मानसिक आयु हो जाएगी। और बात की जाए तो ये 100 जो है गुणे में कर देंगे। तो इसका सूत्र एक बार फिर से लगाइए। तो मानसिक आयु हमने कितने बताई? मानसिक आयु आपकी हमने बताई थी आपकी 5 मानसिक आयु हो गई आपकी। ठीक, और वास्तविक आयु कितनी लिखी थी हमने? 20 लिखी थी। अब इसकी इंटेलिजेंट क्वोशंट हमको निकालना है, कितना आएगा? गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, अब कितना होगा भाई? गुणे 100 क्या? 0 से 0 काट दिया, और 2 पंचे 10, ये होगा 5 से गुणा होगा, या फिर 20 पंचे 100 ऐसे काट दीजिए, और फिर यहाँ पर 5 से 5 गुणा कर दीजिए, यहाँ पर गुणा ही होगा ऊपर, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5 25। तो 25 इंटेलिजेंट क्वोशंट उसका है, अर्थात वो व्यक्ति एक प्रकार से मूर्ख के भी नीचे आता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इंटेलिजेंट क्वोशंट को लेकर के मैं एक दिन समझा दूंगा, और उसको आप लोग देख लीजिएगा। बुद्धि लब्धि वैसे हमने शिक्षा शास्त्र बी द्वितीय वर्ष में बुद्धि लब्धि को विस्तार से पढ़ा दिया है, तो अगर आप लोग वो पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो आप बुद्धि लब्धि को पढ़ लीजिएगा वहां पर जाकर के। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान ने पढ़ाया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो सूत्र कौन सा है आपका? सी वाला ऑप्शन है, ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यही सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुद्धि परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन है बुद्धि का, बी है उम्र का, सी है ज्ञान का, और डी है ताकत का। तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है? बुद्धि का ही मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि की परिभाषा सबसे पहले किसने दी? बुद्धि की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी? ऑप्शन है बेल्सर ने, बी है डार्विन ने, सी है बोरिंग ने, और डी है रॉबिन्स ने। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे पास दोस्तों? बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से। तो बुद्धि की सबसे पहले जो परिभाषा दी थी किसने दी थी? वो बोरिंग महोदय ने दी। किसने दी थी? बोरिंग महोदय ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं? थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो उन्होंने 3 प्रकार बताए। किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि लब्धि शब्द का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? बुद्धि लब्धि जो शब्द है, इंटेलिजेंट क्वोशंट शब्द का सबसे पहले जो है प्रकार सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन है विलियम अस्टन ने, बी दिया है बेस्टचलर ने, सी दिया बोरिंग ने, और डी दिया रॉबिन्स ने। तो किसने दिया था भाई? बुद्धि लब्धि शब्द का सुझाव किसने दिया था? तो जो है विलियम स्टर ने दिया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि मापन का परीक्षण।
बुद्धि मापन का परीक्षण, प्रश्न क्या है मेरे पास दोस्तों, बुद्धि मापन का परीक्षण सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन ए बिने व साइमन ने, ऑप्शन बी दिया है बेस्टलर ने, सी दिया है डार्विन ने और डी दिया है बोरिंग ने। तो किसने बुद्धि मापन का जो है परीक्षण सबसे पहले किसने दिया था? किसने दिया था सबसे पहले? तो दिया था बिने और साइमन ने। ऑप्शन इसका जो है क्या है, आ वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार मतलब व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, क्या प्रश्न दिया हुआ है मेरे पास दोस्तों? प्रश्न आपका दिया हुआ है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम की यह परिभाषा किसने दी थे? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहता है, मतलब कि क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा कहने वाले विद्वान है आपके कौन? गेट्स और अन्य। ओके, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। व्यवहार में आने वाले किस प्रकार के परिवर्तन को अधिगम कहा गया है? व्यवहार में आने वाले किस प्रकार के परिवर्तन को अधिगम कहा गया है? ऑप्शन ए अस्थायी परिवर्तन, बी है अस्थायी परिवर्तन, डी है आ और बा दोनों, और सी दा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो व्यवहार में आने वाले किस प्रकार के परिवर्तन को अधिगम कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो अस्थायी परिवर्तनों को अधिगम कहा गया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्राचीन अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया था? अभी अभी हमने बताया था प्राचीन अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव महोदय ने प्राचीन अनुबंधन का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। स्मृति के कितने पहलू होते हैं? स्मृति के कितने पहलू होते हैं भाई? तो दो पहलू होते हैं स्मृति के। स्मृति के प्रकार कौन कौन से होते हैं भाई? तो स्मृति के संवेदी स्मृति, स्मृति की एक प्रकार से क्या है, प्रकार होता है। ठीक, विस्मरण का सिद्धांत कौन सा है? तो जो है संतनन, समाकलन सिद्धांत, अनुप्रयोग सिद्धांत, व्यतिकरण सिद्धांत, ये सब होते हैं। चिंतन कितने प्रकार का होता है? चिंतन जो होता है आपका दो प्रकार का चिंतन भी होता है। ठीक, चिंतन को दो भागों में किसने बांटा है? तो किसने बांटा है भाई? जिम बार्डो और रूक महोदय ने बांटा है। ओके, यथार्थवादी चिंतन कितने प्रकार का होता है? तो सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, ये सब यथार्थवादी चिंतन के प्रकार हैं। प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न क्या है, इसको फटाफट से देखने का प्रयास करें। प्रश्न है आपके सामने, बस ज़्यादा देर और क्लास नहीं होगी। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं कि सर जी क्लास कब तक चलेगी। क्लास अभी बस थोड़ा देर में और चलेगी। ओके, मन के स्तर के रूप में क्या नहीं माना गया है? मन के स्तर के रूप में क्या नहीं माना गया? ऑप्शन है चेतना, बी है मतलब चेतन आपका, बी है अचेतन, सी है चिंता और डी है अर्धचेतन। तो मन के स्तर के रूप में क्या नहीं माना गया है? तो चिंता को नहीं माना गया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्यक्षात्मक संगठन का नियम कौन सा है? तो प्रत्यक्षात्मक संगठन का नियम कौन सा है भाई? जो है समानता, समीपता, अनाच्छादन, मतलब कि आच्छादन, ये सभी होते हैं। समीपता, समानता, आच्छादन, ये सब। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है। सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन जो था किसने नहीं किया है इनमें से? ये ऑप्शन है पावलोव, बी थॉर्नडाइक, सी दिया कोहलर और डी दिया है ए बिंगहास। तो सीखने का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने नहीं किया है? तो ए बिंगहास ने नहीं किया। ऑप्शन इसका डी, जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर ने सभी ने किया है। अगला प्रश्न है। कौन सा अभिप्रेरक जैविकीय या प्राथमिक नहीं है? आपका ऑप्शन में दिया उपलब्धि, बी दिया भूख, सी दिया प्यास और डी दिया यौन। तो कौन सा अभिप्रेरक जैविकीय या प्राथमिक नहीं है? तो उपलब्धि जो है ये प्राथमिक नहीं, जबकि प्यास, भूख, यौन ये सब होते हैं, ये प्राथमिक हैं। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से किसका संबंध नैमित्त अनुबंधन से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है, निम्नलिखित में से मेरे प्यारे दोस्तों किसका संबंध जो है, किस मनोवैज्ञानिक का संबंध नैमित्त अनुबंधन से है? तो किसका है मेरे प्यारे दोस्तों नैमित्त अनुबंधन से? किसका है? स्किनर का है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने। किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक को मतलब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा? तो किस मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा? तो किसने कहा था? वाटसन महोदय ने कहा था। ऑप्शन डी में दिए वाटसन, यही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। मानसिक परीक्षण का पिता किसे कहा था? मानसिक परीक्षण का जनक अर्थात पिता किसे कहता है? तो किसे कहा था मेरे प्यारे दोस्तों मानसिक परीक्षण का पिता? तो वो व्यक्ति है आपकी बिने को मानसिक परीक्षण का पिता कहा था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। बिने मानसिक परीक्षण के कौन है? पिता हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। किसने मध्यवर्ती परिवर्ती के जो है प्रत्यय को बताया? किसने मध्यवर्ती परिवर्ती के प्रत्यय को बताया? तो किसने बताया था? स्किनर महोदय ने बताया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। किसने भूलने का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? किसने भूलने के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? तो भाई उसमें जो है ऑप्शन है स्किनर, बी है ए बिंगहास,
सी है आपका थॉमसन और डी दिया टालमैन। तो किसने भूलने के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? तो करने वाले कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? ए बिंघास ने किया था, थॉमसन ने भी किया है, टालमैन ने भी किया है, स्किनर ने नहीं किया भूलने के सिद्धांत का। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, स्मृति में किसने सर्वप्रथम अर्थहीन शब्दों के प्रत्यय का निर्माण किया? स्मृति में किसने सर्वप्रथम अर्थहीन शब्दों के प्रत्यय का निर्माण किया? ऑप्शन ए मैकगा मतलब कि मैकगा, ऑप्शन बी है जेनसन, सी है ए बिंघास और डी है स्किनर। तो स्मृति के मतलब में किसने सर्वप्रथम अर्थहीन शब्दों को प्रत्यय का निर्माण किया? किसने किया मेरे प्यारे दोस्तों? किसने किया है? तो वो ए बिंघास ही है, ऑप्शन इसका सा करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संवेग एक अवस्था होती, कैसी अवस्था होती? जटिल होती है या नरम होती है, सरल होती है, गर्म होती है? तो संवेग जो होता है एक जटिल अवस्था होती है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। लास्ट वाला प्रश्न क्या है कि संवेग जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो संवेग मेरे प्यारे दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है संवेग। विद्वानों ने अलग अलग बताया संवेगों के प्रकार, तो विद्वान मुख्य रूप से आपको बताएंगे तो कितने 5 प्रकार के संवेग होते हैं। ओके, ये चीज क्लियर हो गई आपकी। संवेग के सिद्धांत कौन कौन से हैं भाई? तो इसे इस फैक्टर सिद्धांत होगा, कैनन वार्ड का सिद्धांत होगा, लेजारम का सिद्धांत होगा, ये सब होते हैं। ओके, संवेग मापन की कई विधियां होती है, जैसे कि रेटिंग विधि हो गई, प्रश्नावली विधि हो गई, रक्तचाप में परिवर्तन वाली विधि हो गई, ये सब होते हैं। ओके, स्मृति के कितने पहलू होते हैं? आपसे एग्जाम से पूछे तो कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं। ठीक, कई चीजें होती हैं, तो ये चीजें हो गई आपकी। और ये एक प्रकार से आपको बताऊं, होम साइंस की क्लास अभी अभी हुई है, इसमें भी इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया। तो जो व्यक्ति होम साइंस वाले हैं वो देख लीजिएगा, अभी आपकी रात 8 बजे से क्लास हो रही थी और ये क्लास आपकी जो है हो चुकी, इसको आप लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष बहुत सारे प्रश्नों को देखा गया। जो व्यक्ति हमारे नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि बहुत सारे प्रश्न इसी प्रकार से आपके सामने हुए। 100 से लगभग 150 से या फिर 150 से मतलब 120 से ज़्यादा ही प्रश्नों को हमने इसमें रखने का प्रयास किया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार वीडियो को 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, पेपर में जाइएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर जैसे कि आ रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं लगातार। इन सभी प्रश्नों को विस्तार से यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। और आपको बता दूं कि आप लोग परीक्षा को लेकर के बिल्कुल टेंशन ना लें कि परीक्षा आपकी कैसे होनी है, क्या होनी है, कैसे नहीं होनी है। बस आप लोग अपनी तैयारी को उचित ढंग से करते जाइए। शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े रहें। लगातार आप लोगों के लिए मैं जो है मैराथन क्लास देता रहता हूं। हो सकता है आपकी मनोविज्ञान की भी मैराथन क्लास मैं आपको दूं, और प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट जो आपके बच्चे होम साइंस और इसी प्रकार से आपका और भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे अर्थशास्त्र, इन सभी के भी मैराथन क्लास आपको देने का प्रयास करूँगा। हालाँकि जो है आपके जो ऑब्जेक्टिव और लिखित मॉडल पेपर हैं सभी सब्जेक्ट के लगभग करवा दिए गए हैं। आप सभी सब्जेक्ट के इंग्लिश से लेकर के संस्कृत तक सभी के मॉडल पेपर, आपके ऑब्जेक्टिव भी और लिखित भी सभी मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। मैं मॉडल पेपर की एक जो प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों के मॉडल पेपर कर दिए जाएंगे। तो उस मॉडल पेपर के सभी जो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें से छांटबीन करके आप लोग पढ़िएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी लोग गुड नाइट, सभी लोग गुड नाइट, राम राम। सभी लोगों को परेशान मत होइए। पेपर आपके अगर होंगे तो आप लोग पढ़ें, अगर नहीं भी हो रहे हैं तो अभी आप पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पेपर जो हैं कभी भी हो सकते हैं। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। पेपर कब होंगे इन बातों का एक प्रकार से अभी तक जो है क्लियर चीज़ें नहीं पता चली हैं, लेकिन अभी जल्द ही क्लियर हो जाएगा। ओके, कल तक। ठीक, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।